ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। सेशन 1 है अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। बेस क्या होता है? इस चैप्टर में हम जितने भी प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं वो हम बेस पर करेंगे। बेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। बेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जस्ट इसी के बाद हम डाटाबेस से शुरू कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और बेस को प्रोवाइड किया जाता है बाय ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस के द्वारा बेस को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं। इट इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय अपाचे ओपन ऑफिस। अब डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको भी समझाऊंगा आगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेसेस एंड इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है .odb। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? मान लो कोई ऑडियो फाइल है, उसके नेम के लास्ट में .mp3 लगा हुआ होता है। कोई वीडियो फाइल है, उसके नेम के लास्ट में .mp4 या फिर .mkv लगा हुआ होता है। कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसके नेम के लास्ट में .pdf लगा हुआ होता है। उसी तरह से अगर हम बेस से कोई डाटाबेस फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके नाम के लास्ट में .odb लगा हुआ होगा। इसी को हम फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर आपने पहले 2 चैप्टर भी मुझसे ही पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ओपन ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन होती है .odt। ओपन ऑफिस कैल्क की फाइल एक्सटेंशन होती है .ods। याद रखना, मैं ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं, ये तीनों याद रखना अच्छे से। बेस की odb, राइटर की odt, कैल्क की ods। क्योंकि सीबीएसई 2021 का सवाल है। सीबीएसई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस की एक्सटेंशन क्या होती है, ठीक है। .odb। डाटाबेस क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। डाटाबेस होता है कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं है। डाटाबेस इज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, याद रखना। डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है हमारा डाटाबेस। इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिकली समझेंगे इस बात को और क्लियर हो जाएगा। Data is typically organized to model relevant aspects of reality. For example, the availability of rooms in hotels. जो हम डाटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर, वो मॉडल रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन होटल्स, यानी कि मान लो कोई होटल है, उसमें कितने रूम्स अवेलेबल हैं अभी, तो वो डाटा रियल डाटा है ना। वो कोई डाटा ऐसा तो है नहीं कि एक बार स्टोर कर दिया तो हो गया। वो डाटा साथ के साथ हमें अपडेट भी करना होता है। अपडेट भी करना होता है। मान लो कोई चेकआउट करके चला गया रूम छोड़ के, तो उसका भी हमें करना पड़ेगा कि भाई एक रूम खाली हो गया है, तो कितने रूम्स अवेलेबल है होटल में। तो ये जो है ना, रियल टाइम में हमें अपडेट भी करना होता है। तो डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड टू मॉडल रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। आगे बढ़ते हैं। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम डाटाबेस क्रिएट, मेंटेन और यूज कर सकते हैं, ठीक है। A database management system यानी कि DBMS is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of a database। इतना तो आपको क्लियर है पहले से ही। आगे बढ़ते हैं। It allows organizations to conveniently develop databases for various applications। ये organizations को allow करता है। organization मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब और भी बहुत सारे organizations होते हैं। ये organizations को allow करता है to develop databases for various applications। अलग अलग applications यानी कि अलग अलग uses के लिए database create कर सकते हैं हम यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको। इसका एग्जांपल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस बेस इसका डायरेक्ट एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, सबसे पहले ही बताया था। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? इट इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अ डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। डाटाबेस में क्या होता है? डाटा रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स होती हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है आगे, टेंशन मत लो। डीबीएमएस अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू कंकरेंटली एक्सेस द सेम डाटाबेस। डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डीबीएमएस अलाउ करता है कि आप एक ही डाटाबेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। इस बात को थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं आपको, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। आप गूगल पे अकाउंट बनाते हो, अपना गूगल पे अकाउंट बनाते हो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो उनको, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी तो मिलेगी आपको, ठीक है।
और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीजें आप उनको दे देते हो, प्रोवाइड कर देते हो। ये डाटा आपने उनको अपना दे दिया, वो डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे उससे? ईमेल आईडी बन गई, आप गए किसी वेबसाइट पे और वहां पे वो लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है लॉगिन यूजिंग गूगल। एक तो होता है लॉगिन यूजिंग ईमेल, एक होता है लॉगिन यूजिंग गूगल। उस पर आप क्लिक करते हो, जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने आपकी ईमेल आईडी खुल के आती है। मतलब अगर आपके फोन में 2-3 ईमेल आईडी है तो ऐसे आएगा ऑप्शन, जिससे भी आपको लॉगिन करना है आप उस पर क्लिक कर दोगे, आपकी उस ईमेल आईडी से उसमें लॉगिन हो जाएगी और आपसे पूछेगा कि कोई भी वेबसाइट है, मान लो वेबसाइट का नाम मान लो एबीसी है ना, एबीसी वुड लाइक टू हैव एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, एबीसी वुड लाइक टू हैव एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आप क्या आप राजी हो उस चीज के लिए? डू यू एग्री या फिर डू यू कंफर्म, कुछ ऐसे आता है ऑप्शन। आप यस पे क्लिक कर देते हो तो आपका जो गूगल वाला डाटाबेस है ना, जो आपका डाटा उसके पास स्टोर्ड है, उसको अब वो वेबसाइट एक्सेस कर सकती है, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, ये सब चीजें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही डाटाबेस पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसका डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए? आप जितनी वेबसाइट्स पे जाओगे सब पे लॉगिन यूजिंग गूगल करो, आपका एक ही डाटाबेस है, उसको सभी वेबसाइट्स यूज करेंगी। समझ गए इतना? आइए, इतना याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो डीबीएमएस के, ओरेकल, आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पोस्टग्रेसिक्वल, माईसिक्वल। इसको एसक्यूएल ना बोल के हम सिक्वल बोलते हैं। ठीक है, सिक्वल बोलते हैं हम इसे। ठीक है, फॉक्स प्रो एंड सिक्वल लाइट, और एक और लिख लो अपना, ओपन ऑफिस बेस। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? डाटा का हमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। दो तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल, एक होता है रिलेशनल। क्या होता है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में क्या होता है, एक सिंगल टेबल में हम डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि एक ही टेबल के अंदर अगर हम डाटा को स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो लेस अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है। दूसरा होता है आपका रिलेशनल। अब सीधी सी बात है, जब फ्लैट फाइल में सिंगल टेबल है तो रिलेशनल में मल्टीपल टेबल्स होंगी। बस डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। इसको अभी क्लियर करता हूं। रिलेशनल इज सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मैं देखो, फ्लैट फाइल स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के लिए, लेस अमाउंट ऑफ डाटा के लिए, तो रिलेशनल जो होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए होगा। क्लियर है? फ्लैट फाइल होता है स्मॉल या फिर लेस अमाउंट ऑफ डाटा के लिए, और रिलेशनल होता है आपका मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था आपको, टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। देखो, फ्लैट फाइल में एक ही टेबल होती है, रिलेशनल में मल्टीपल टेबल्स होती हैं। अब उन मल्टीपल टेबल्स को हम एक कॉमन फील्ड की मदद से लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं अभी समझाता हूं। देखो, मेरे पास एक टेबल है स्कूल की, उसे मैंने लिखा हुआ है रोल नंबर, फिर नेम, फिर क्लास। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3, नेम डाल दिया मैंने कुछ भी, फिर क्लास डाल दी। फिर मैंने एक और टेबल बनाई। अब मैंने मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर रहा हूं, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने डाला रोल नंबर, मैंने डाला फीस, ड्यू फीस है ना, कितनी फीस उसकी बाकी है बच्चे की, है ना, और उसका मोबाइल नंबर। मल्टीपल टेबल्स होंगी, लेकिन मल्टीपल टेबल्स तो हैं, उनको मैं कनेक्ट कर दूंगा यूजिंग अ कॉमन फील्ड। इन दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है? रोल नंबर है ना कॉमन दोनों में। बस ये होता है आपका कॉमन फील्ड। इसकी मदद से हम टेबल्स को लिंक करते हैं। अब ये फील्ड क्या होता है ये भी आपको आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, डाटाबेस सर्वर अभी आप समझते जाओ, धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। डाटाबेस सर्वर क्या होते हैं? डाटाबेस सर्वर वो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं, वर्ड को ध्यान देना, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट एक्चुअली होल्ड द डाटाबेस एंड रन ओनली द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जैक्ट यही लिख के लाया हूं, देख लो। डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेसेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, केवल डीबीएमएस के लिए ही बनाए जाते हैं वो। ठीक है, और उसी मतलब डीबीएमएस के लिए ही उनका काम होता है। ठीक है, वही हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने वेब एप्लीकेशंस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, पढ़ा भी दिया होगा तो आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, इस चैप्टर को समझने के लिए किसी और चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस में एक चीज बनाई जाती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर डाटा मॉडल, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं जैसे हम, आर्किटेक्चर है ना। उसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट जो है सर्विसेज लेते हैं। जैसे एक कंप्यूटर है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सब छोटे छोटे कंप्यूटर है वो सब इसकी सर्विसेज को ले रहे हैं। ठीक है,
तो इसको हम बोलेंगे सर्वर, इसको बोलेंगे क्लाइंट। तो डाटाबेस सर्वर क्या होता है? डाटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर। डाटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर ही डाटाबेस सर्वर कहलाता है, और जो सर्विसेज लेते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट। इतना डीप में नहीं जाना है, वो मैं आपको वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो ये वाला टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। जब मैं आपको वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं एक बार फिर से ये वाला टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको यहाँ पे छोड़ दें, तो फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए, टाइपिकली databases available on the database servers are accessed through command line और graphic user interface tools referred to as front ends। यानी कि जो डाटाबेस सर्वर पे अवेलेबल है उसको हम एक्सेस करते हैं यूजिंग कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल, GUI टूल्स, ठीक है, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। यानी कि हम डाटाबेस सर्वर वाले डाटा को कैसे एक्सेस करते हैं? अपने कंप्यूटर पे, जो कंप्यूटर हम चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड, ये वाला लिखा हुआ है जो है ना, ठीक है। और डाटाबेस सर्वर्स को हम बोलते हैं बैक एंड। क्लियर है? सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर टू एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। अभी समझाया था मैंने, क्लाइंट सर्वर मॉडल में काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस समझते हैं। अब डाटाबेस के कुछ एडवांटेजेस भी तो होंगे, तभी तो हम बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी बना देंगे। रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। अब डाटा रिडंडेंसी होती क्या है? डाटा रिडंडेंसी होती क्या है? एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज होना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। When there are multiple copies of same file which lead to data redundancy, this is prevented in a database as there is single database and any change in it is reflected immediately. Because of this there is no chance of encountering duplicate data। यानी कि एक ही डाटा के अंदर आप, एक ही डाटाबेस के अंदर आप डाटा की डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते? एक चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, उसमें और क्लियर होगा आपका ये चीज। क्या होता है ना कि आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट ही नहीं कर सकते एक फाइल की डाटाबेस के अंदर, क्योंकि उससे रिकॉर्ड्स मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी आप चेंज करते हो ना, एक टेबल, मैंने बताया था कि रिलेशनल डाटाबेस में, मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया था? मैंने आपको एक चीज बताई थी, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। रिलेशनल हमारा जो है चैप्टर का ही नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब रिलेशनल में क्या बताया था मैंने? मल्टीपल टेबल्स होती हैं। अब क्योंकि मल्टीपल टेबल्स हैं और मैंने आपको बताया था कि टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड, टेबल्स को हम लिंक कर देते हैं जब दो टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी एक टेबल में कुछ ना कुछ चेंज किया है तो वो तुरंत की तुरंत दूसरी वाली टेबल में रिफ्लेक्ट होगा, तुरंत की तुरंत वो दूसरी वाली टेबल को संदेश देगा कि भाई इस टेबल में ये वाली चीज चेंज हुई है। तो इस तरह से आप सेम डाटा की मल्टीपल जब कॉपीज करोगे तो वो बाकी सब टेबल्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे, तो उससे डाटा जो है मिसमैच होगा, तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटाबेस की मदद से आप डाटा को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। The users of the database can share the data among themselves. There are various levels of authorization of to access the data, यानी कि ऑथोराइजेशन की लेवल्स होती है, सिक्योरिटी होती है। सॉरी, अच्छे सुनिए। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह होगा जिससे कि ऑथोराइज्ड यूजर्स ही उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। भाई देखो, आपने अपने डाटा को किसी और के साथ शेयर किया तो कोई भी थोड़ी उस डाटा को यूज कर लेगा। जिस बंदे को आप चाहते हो कि यही बंदा मेरे डाटा को एक्सेस कर सके, उसके लिए आप शेयर करोगे तो आप उसे पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड दोगे, वो उसी की मदद से डाटा को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली द डाटा कैन ओनली बी शेयर्ड बेस्ड विद द ऑथोराइज्ड यूजर्स। मेन पॉइंट क्या है कि डाटा को शेयर किया जा सकता है। अगला पढ़ेंगे सिक्योरिटी वाला। अच्छा, पहले इंटीग्रिटी पढ़ लो। इंटीग्रिटी का मतलब है जो डाटा है वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है। जो डाटा इंटीग्रिटी वाला पॉइंट है ना, ये लिखी तो एक ही लाइन हुई यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में अभी हमें और डिटेल में भी पढ़ना है। डिटेल में किसे पढ़ना है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नाम का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसमें और डिटेल में इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, अभी के लिए नहीं, अभी समझ लो है। इट मीन्स द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। बस अभी और आगे पढ़ेंगे। डाटा सिक्योरिटी क्या होता है? ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस द डाटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी इज ऑथेंटिकेटेड यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं। सिक्योरिटी होती है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के वो एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी में क्या होता है? डाटाबेस में जो है आपको बैकअप वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बैकअप करके रखता है। जैसे ही आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपने सिस्टम को फिर से ओपन करोगे तो आपका डाटा रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। द यूजर्स डोंट नीड टू बैकअप डाटा पीरियडिकली बिकॉज दैट इज टेकन केयर बाय द DBMS
Moreover, it also restores the database after a crash or a system failure into its previous condition. क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं. डाटा कंसिस्टेंसी. डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डाटा हमारा कंसिस्टेंट ही रहेगा. ठीक है. देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा. अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने डाटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी में था कि मल्टीपल कॉपीज. यहाँ पे क्या है? मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज. एक ही डाटा की मिसमैचिंग कॉपीज हो रही हैं. तो ये सब चीज डाटाबेस में नहीं होती है. ठीक है. ऑल डाटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डाटाबेस एंड मस्ट बी सेम फॉर ऑल द यूजर्स व्यूइंग द डाटाबेस. ठीक है. सभी यूजर्स के लिए डाटा सेम ही होता है. यानी कि मैंने एक बंदा यूज कर रहा है डाटाबेस को, तो जो डाटा उसके कंप्यूटर में दिख रहा है, तो अगर दूसरा बंदा भी सेम डाटाबेस को दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए भी सेम डाटा ही होगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. मोरोवर एनी चेंजेस मेड टू द डाटाबेसेस आर रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली टू ऑल द यूजर्स एंड देयर इज नो डाटा इनकंसिस्टेंसी. जैसे ही कोई बदलाव किया जाता है डाटाबेस में तो वो तुरंत की तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है सारे के सारे यूजर्स के पास, जिससे कि कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है. डाटा कंसिस्टेंट ही रहता है. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा पानी पी लेते हैं. फीचर्स ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस के कुछ फीचर्स हैं, समझ लीजिए. डाटाबेस में एक या एक से ज्यादा टेबल्स होती है, मैनी या फिर वन टेबल्स होती है. ईच टेबल इन द डाटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम. एक टेबल में एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ही एग्जाम्पल लेके पढ़ाता हूँ ये पूरा चैप्टर हर बार. इस बार भी वही ट्रेंड चलेगा पुराना कि आपका मान लो स्कूल है. एक मिनट, तो यही में पढ़ाते हुए. आपका स्कूल है तो स्कूल में तीन चार टेबल्स बना दी हमने. मान लो एक टेबल मैंने बना दी लाइब्रेरी के लिए, एक टेबल बना दी मैंने फीस के लिए, और एक टेबल बना दी मैंने ऐसी जनरल डिटेल्स के लिए. तो क्या होगा? लाइब्रेरी वाली टेबल में पर्टिकुलर लाइब्रेरी का ही रिकॉर्ड होगा उस बच्चे का. ठीक है. कि बच्चों का लाइब्रेरी का रिकॉर्ड होगा कि किस बच्चे ने कब कौन सी बुक इश्यू करवाई है ना. फीस वाली टेबल में फीस का रिकॉर्ड होगा. जनरल डिटेल्स में जनरल डिटेल्स होंगी, जैसे नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीजें. ठीक है. तो एक टेबल में एक ही टाइप ऑफ आइटम के बारे में जानकारी होती है. When we put in information, we may have people with same name or same address, but when creating a database, is an important feature is record uniqueness in every table. क्या होता है कि हम जब डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही नाम के अलग अलग बंदे हों. जैसे स्कूल वाली टेबल ही ले लो. मैंने यहाँ पे एडमिशन नंबर डाला सबसे पहले, एडमिशन नंबर. उसके बाद मैंने डाला नेम, फिर उसके बाद मैंने डाला एड्रेस. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो बच्चों का सेम नाम हो. जैसे एक बच्चे का नाम है अमन, दूसरे बच्चे का नाम भी अमन हो गया. तो क्या हुआ? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी भाई. रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी. तो हम क्या करते हैं, एडमिशन नंबर अलग अलग कर देंगे ना उनका. पहले का एडमिशन नंबर 1 तो दूसरे का एडमिशन नंबर 2, या फिर रोल नंबर बोल लो. तो एडमिशन नंबर या फिर रोल नंबर से हम जो है रिकॉर्ड की यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं. भाई एक बंदे का एक ही एडमिशन नंबर होगा, दूसरे बंदे का वही एडमिशन नंबर नहीं हो सकता है. जितने भी एडमिशन होंगे तो हर बार सबको अलग अलग एडमिशन नंबर मिलेगा. ठीक है. तो क्या होता है, इससे रिकॉर्ड यूनिक हो जाता है. ठीक है. रिकॉर्ड यूनिकनेस इन एवरी टेबल. इसके बारे में आगे और बात करेंगे. इसको हम प्राइमरी की बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की. अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि आगे फिर एक साथ बताऊंगा तो दिक्कत होगी. ठीक है. इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर करते जा रहा हूँ पहले से ही, जिससे आपको बाद में एक साथ बताऊं तो आपको परेशानी ना हो. ठीक है. एवरी डाटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड्स डेजिग्नेटेड एज अ की. हर एक डाटाबेस की टेबल में कुछ ना कुछ की होती है. वही बताया था मैंने अभी प्राइमरी की, है ना. तो जो यूनिक रिकॉर्ड होता है ना, जिस जिस वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये यूनिक है, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं. आगे और क्लियर होगा. यू कैन असाइन अ यूनिक वैल्यू टू दिस की फॉर डिफरेंशिएटिंग रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए दो अमन थे, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने प्राइमरी की बना दी. प्राइमरी की क्या होता है फिलहाल समझ लो. प्राइमरी की मतलब एडमिशन नंबर या फिर रोल नंबर. ठीक. दैट में हैव सिमिलर नेम्स और एड्रेसेस. ठीक है. उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम की का यूज करते हैं. चलो की ही समझ लो. अब क्या क्या होती है की, पहले समझा देता हूं तब आपको लिखा दूंगा. ये आपके पास एक टेबल है. इसमें है सबसे पहले रोल नंबर, फिर है आपका नेम. रोल नंबर से पहले एडमिशन नंबर भी ले रहा हूं मैं, है ना. रोल नंबर से पहले एडमिशन नंबर भी ले रहा हूं. अभी एक काम करो, एडमिशन नंबर को भूल जाओ. अभी एडमिशन नंबर नहीं है इस टेबल में, अभी केवल रोल नंबर है, नेम है, फिर एड्रेस है आपका. ठीक है. ये सब चीजें हैं. तो इस टेबल में आप ध्यान से देखें, मैंने डाला रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. फिर उनका नेम डाला मैंने ABC XYZ
PQR, बोलोगे ऐसा किसका नाम होता है? अरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार। एड्रेस डाल दिया मैंने, मथुरा डाल दिया, देखो है ना, यहाँ पे मैंने आगरा डाल दिया, इस तरह से। अब मेरी एक बात समझना कि, और मान लो एक और बच्चा है जिसका नाम ABC है, तो दो बच्चों के नाम सेम हो गए, लेकिन इनको अलग अलग कैसे करेंगे हम? इनका रोल नंबर अलग अलग होगा। इसका रोल नंबर 1 है तो इसका रोल नंबर 4 हो गया, सीधी सी बात है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की का हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंशिएटिंग रिकॉर्ड्स, या फिर प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है। प्राइमरी की होती है एक यूनिक वैल्यू, यानी कि जो सबसे अलग है, वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है जो किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। भाई ये एक बच्चे का रिकॉर्ड है ना पूरा, ये पूरा क्या है? एक बच्चे का रिकॉर्ड है। फिर ये दूसरा वाला भी एक बच्चे का रिकॉर्ड है। तो किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस यूनिक वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी की। इतना क्लियर है? किसी भी रिकॉर्ड को, इसको या तो आप रिकॉर्ड बोल लो, इसको क्या बोल लो आप? रिकॉर्ड बोल लो, या फिर इसको हम रो भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम टपल भी बोल सकते हैं, TUPLE, टपल। ठीक है, रिकॉर्ड, रो, टपल। किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस यूनिक वैल्यू को हम उसे प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। अच्छा, एक बात और समझो कि, एक बात बताओ मुझे, एडमिशन नंबर इस बच्चे का मान लो 2000 है, इसका है 2001, इसका है 2002, इसका है 2003, इसका है 2004, ऐसे है ना। एक बात बताओ मुझे, क्या एडमिशन नंबर रिपीट होगा? नहीं होगा। एक चीज है कि प्राइमरी की केवल एक ही फील्ड को आप दे सकते हो। ये क्या है? एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, इनको बोलते हैं फील्ड्स। क्या बोलते हैं? फील्ड। ये भी पढ़ाऊंगा आगे, रुक जाओ अभी। इनको हम फील्ड बोलते हैं। तो प्राइमरी की आप किसी एक फील्ड को ही दे सकते हो। ध्यान से सुनना, या तो आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो 10, 15, 20 सेकंड, 1 मिनट बैक करके फिर से सुन लो इसी बात को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो प्राइमरी की केवल एक ही फील्ड को हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो दो फील्ड है। रोल नंबर भी कभी रिपीट नहीं करेगा, एडमिशन नंबर भी कभी रिपीट नहीं करेगा। सीधी सी बात है भाई, एडमिशन नंबर तो सभी के अलग अलग होंगे और रोल नंबर भी सभी के अलग अलग होंगे। मैंने प्राइमरी की बना दिया रोल नंबर को, तो एडमिशन नंबर क्या हो गया? प्राइमरी की नहीं, क्योंकि प्राइमरी की तो केवल एक ही फील्ड को दे सकते हो। तो एडमिशन नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। क्लियर है? कंपोजिट प्राइमरी की। when primary key constraint is applied to more than one column, then it is called composite primary key. जब किसी प्राइमरी की को एक से ज्यादा कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं तो उसे कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो कमेंट कर दो। छोड़ो, कमेंट मत करो, टाइम वेस्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी की समझते हैं। प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। किसी भी रो को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का यूज करते हैं। ठीक है, रो मतलब रिकॉर्ड, है ना, बता दिया था आपको, और इसी को हम टपल भी बोलते हैं। प्राइमरी कीज आर ऑल्सो इंडेक्स्ड इन द डेटाबेस, मेकिंग इट फास्टर फॉर द डेटाबेस टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड को फास्टर कर देता है सर्च करने के लिए हमें, सीधी सी बात है। कंपोजिट प्राइमरी की, व्हेन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई टू वन और मोर कॉलम्स, दैट इट इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। आगे बढ़ते हैं, अगली है फॉरेन की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। एक ये टेबल है मेरे पास और एक ये वाली टेबल है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, इग्नोर मत करना इनको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मैंने यहाँ पे डाला रोल नंबर, यहाँ पे डाला मैंने नेम, फिर यहाँ पे डाला मैंने एड्रेस। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसमें तो कुछ अभी समझा ही नहीं है, जो समझने वाली बात हुई। रोल नंबर मैंने डाला 1, उसका नेम डाला मैंने अनेक, उसका एड्रेस डाला मैंने मथुरा। फिर रोल नंबर मैंने 2 डाला, उसका नेम डाला मैंने अमन, उसका एड्रेस डाल दिया कुछ भी। फिर रोल नंबर 3 डाला मैंने, उसका नेम डाल दिया मैंने, कुछ भी डाल लो यार, अनंत, उसका एड्रेस डाल दिया। फिर मैंने रोल नंबर 4 डाला, उसका नेम डाल दिया मैंने कुछ भी, बी से डाल लो, भूपेश, और इसका एड्रेस डाल दिया। एक मैंने टेबल बनाई, ये है आपकी मेन टेबल। क्या बोलते हैं इसे? मेन टेबल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी की टेबल। क्या बोले इसे? प्राइमरी की टेबल। ठीक है, प्राइमरी की क्या है यहाँ पे? प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। जो वैल्यू रिपीट नहीं करती है कभी भी उसे प्राइमरी की बोलते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिस फील्ड का हम यूज करते हैं उसको प्राइमरी की बोलते हैं। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सब क्या है? हमारे फील्ड्स हैं। और ये सब, ये क्या है? ये हमारे रिकॉर्ड्स या फिर रोज हैं। फील्ड को ही हम कॉलम भी बोल सकते हैं, फील्ड को हम कॉलम भी बोल सकते हैं।
इतना याद रखना। ठीक है, एक और दूसरी टेबल है हमारी, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटेड टेबल, रिलेटेड टेबल या फिर रेफरेंस्ड टेबल, है ना। जिस टेबल को हमने रिलेट किया है, इन दोनों को लिंक करेंगे ना भाई। डाटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम मल्टीपल टेबल्स रखते हैं। बेसिक समझो, पहले ही पढ़ाया था। रिलेशनल में मल्टीपल टेबल्स होती है, उनको हम कनेक्ट करके रखते हैं। इनको भी कनेक्ट करेंगे हम, है ना। अच्छा, प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप, है ना। फिर इसको अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे ये टेबल जो है ये मान लो कैंटीन की है, या फिर लाइब्रेरी की, मान लो लाइब्रेरी की बुक इश्यू वाली टेबल है। इसमें मान लो सीरियल नंबर डाल दिया हमने, सीरियल नंबर, फिर डाला हमने रोल नंबर, फिर डाला हमने क्या, बुक का नेम डाल दिया, और फिर हमने डेट डाल दी। ठीक है, टेबल थोड़ी उल्टी सीधी बन रही है, पर टेंशन मत लो आप, समझने पे ध्यान दो आप ज़्यादातर, है ना। समझने पे आप ज़्यादा ध्यान दो रेदर देन के फालतू की चीज़ों में। इसको थोड़ा सा आप सीधा कर दें तो अच्छा रहेगा, है ना। सीधा कर देते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। ठीक, सीरियल नंबर यानी कि सीरियल नंबर उस भाई जो लाइब्रेरियन है, जो लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा है, वो सीरियल नंबर अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 डालेगा, उसको तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जो है सीरियल नंबर डालने के बाद यहाँ पे डालना शुरू करेगा आपके रोल नंबर। रोल नंबर क्या ऐसे ही डाल देगा, नहीं। जब कोई बच्चा आया, मान लो अमन, अमन जो है बुक लेने गया, तो उसने रोल नंबर डाल दिया 2, बुक का नाम डाल दिया, मान लो RD शर्मा डाल दिया उसने, ठीक है, और डेट डाल दी उसने। फिर जो है अनंत जी गए बुक लेने, उसने रोल नंबर डाल दिया 3, बुक का नाम डाल दिया उसने RD शर्मा, RD शर्मा नहीं, RS अग्रवाल ले लो, और फिर डेट डाल दी उसने। फिर मान लो इस बार अनेक गया बुक लेने, उसने रोल नंबर डाल दिया 1 और बुक का नाम डाल दिया, जो भी बुक ली उसने टुगेदर विद लेडी मान लो, ठीक है, फिर डेट डाल दी। फिर से जो है क्या हुआ यहाँ पे, अमन जो है एक बार फिर से बुक लेने गया, तो उसने फिर से यहाँ पे रोल नंबर 2 डाल दिया, बुक का नाम डाल दिया, डेट डाल दी। फिर इस बार भूपेश बुक लेने गया, रोल नंबर 4 डाल दिया, बुक का नाम डाल दिया, डेट डाल दिया। फिर अमन एक और बार तीसरी बार बुक लेने चला गया, उसका रोल नंबर डाल दिया। समझ गए। मुझे एक बात बताना ध्यान से, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें, क्यों लग रहा है टाइम, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वन शॉट मैं भी चाहता हूँ कि आधे घंटे में खत्म हो जाए, बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे। वन शॉट आधे घंटे में खत्म करने से बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं मेरे पास, सब खुश रहेंगे भाई आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा है देख लो। लेकिन समझना भी जरूरी है ना, सिलेबस खत्म करने से फायदा थोड़ी है। समझो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है सीरियल नंबर। इस बार बताना मुझे, इस टेबल में प्राइमरी की तो ये है, इस टेबल में प्राइमरी की तो ये है, क्या रोल नंबर, क्या इस टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रोल नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 आ गया, 2 आ गया, फिर से 2 आ गया। भाई एक चीज रिपीट कर रही है, वो प्राइमरी की नहीं हो सकती, प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं हो सकती। इस टेबल में सीरियल नंबर हमारा प्राइमरी की है, ठीक है, लेकिन ये रोल नंबर क्या हो गया फिर, इस रोल नंबर को हम क्या बोलेंगे इस टेबल में, इस रोल नंबर को हम बोलेंगे फॉरेन की, FOREIGN, ठीक है, फॉरेन की हम इसे बोलते हैं। क्यों, इन दोनों टेबल्स को हम कनेक्ट करेंगे ना, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड कौन सा है आपका, रोल नंबर, ठीक है। इन दोनों टेबल्स को हमने कॉमन फील्ड की मदद से कनेक्ट कर दिया, रोल नंबर की मदद से कनेक्ट करना भी आपको सिखाऊंगा। तो क्या होता है, जो मेन टेबल की प्राइमरी की होती है, वो दूसरी टेबल में फॉरेन की बोली जाती है। मेन टेबल की प्राइमरी की फॉरेन की बोली जाती है रिलेटेड टेबल में, यानी कि सेकंड टेबल में, या फिर चाइल्ड, इसको हम पेरेंट टेबल भी बोल सकते हैं, इसको हम पेरेंट टेबल बोल सकते हैं, और इसको हम चाइल्ड टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक प्राइमरी की बार बार रिपीट करेगी, एक पेरेंट के मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, सीधी सी बात है भाई, एक पेरेंट के मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, तो एक प्राइमरी की मैनी फॉरेन की हो सकती है ना यहाँ पे, बस कुछ नहीं है, इतना ही है। Foreign key identifies a row or set of columns in one referencing table that refers to a columns or set of columns in another referenced table. The one side of relation is always the parent and provides primary key. P के मतलब primary key attributes to be copied. The many side of the relation is always the child, in which F के यानी कि foreign key attributes are copied. Memorize it, one parent many child. समझ के मेरी बात, समझ गए। यानी कि ये तो क्या लिखा हुआ भाई हमारे, समझ में नहीं आया, अरे समझा रहा हूं ना। एक टेबल में जो कि आपकी रेफरेंसिंग टेबल है, वो रेफरेंस्ड टेबल से, रेफरेंस टेबल यानी कि मेन टेबल से जिस कॉलम्स को ले रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। किसमें, रेफरेंसिंग टेबल में, जो लिंक्ड टेबल है। आप जरूरी नहीं है रेफरेंसिंग लिखो, लिंक्ड टेबल ही बोल सकते हो, या फिर चाइल्ड टेबल भी लिख दो, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। वन साइड ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज द पेरेंट प्रोवाइड्स द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स टू बी कॉपीड, मैनी साइड ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज द चाइल्ड प्रोवाइड्स फॉरेन की एट्रीब्यूट्स टू बी कॉपीड। मेमोराइज, अच्छा ये तो मेमोराइज करने के लिए लिखा हुआ है, इसको मत लिखा ना एग्जाम में, ठीक है, याद रखने के लिए लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सेशन 2 है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। एक बार टाइम देख लेता हूं मैं, आधे घंटे में एक सेशन हुआ है, कोई बात नहीं। क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड सिक्वल कमांड्स। विजार्ड और सिक्वल कमांड्स की मदद से यहां से हम टेबल्स बनाना सीखेंगे। प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। पहले समझते हैं आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है आरडीबीएमएस। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स। अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि अब आपको जल्दी जल्दी फटाफट समझ में आने लगेगा। देखो ये क्या होता है, कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल टेबल्स होंगी, मल्टीपल डाटा सेट्स होंगे, या फिर आप लिख सकते हो मल्टीपल टेबल्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनल फॉर्म है, रिलेशन में मल्टीपल टेबल्स होती हैं, उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। मल्टीपल डाटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। भाई टेबल्स के अंदर ही रिकॉर्ड और कॉलम होते हैं आपके। रिकॉर्ड क्या होता है, ये वाले हॉरिजॉन्टल वाले, और कॉलम होते हैं आपके ये वाले फील्ड वाले, ठीक है, वर्टिकल वाले। रिलेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स को कनेक्ट करना, उसका ही मतलब होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना। ठीक है, दो टेबल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया, तो इसका मतलब है मैंने दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। ठीक है। टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विच फैसिलिटेट्स डाटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। टेबल जो है आपस में कम्युनिकेट करती हैं। क्या फोन पे कम्युनिकेट करती है? नहीं भाई, जब उनको आपने कनेक्ट कर दिया तो कम्युनिकेशन तो होगा ना कहीं से। ठीक है। एंड शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, विच फैसिलिटेट्स डाटा सर्चेबिलिटी, जिससे आप डाटा को आसानी से सर्च कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में यूज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि सिक्वल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है पर रिलेशनल डेटाबेस विच इज अ स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरफेस। ठीक है। डाटाबेस इंटरेक्शन के लिए इजी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेबल्स, रोज, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, इन सब चीज के बारे में बात करते हैं। टेबल क्या है? सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स होता है जो कि या फिर वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। अ टेबल हैज डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। सीधी सी बात है। देखो ये है आपकी, ये एक शब्द का मतलब बताऊंगा। देखो ये है आपके कॉलम, ठीक है, ये है आपकी रो। इसमें ये लिखा हुआ है डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और एनी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये आपने एक टेबल बनाई और डिफाइन कर दिया आपने कि यहाँ पे तो होगा मेरा रोल नंबर, यहाँ पे होगा नेम, और यहाँ पे होगा आपका एड्रेस, यहाँ पे होगा मोबाइल नंबर। इस तरह से कॉलम्स फिक्स कर दिए, 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। रोज अब कितनी भी हो सकती हैं। पहला रिकॉर्ड मैंने बनाया, एक रो बन गई। दूसरा रिकॉर्ड बनाया, दूसरी रो बन गई। तीसरा रिकॉर्ड बनाया, तीसरी रो बन गई। जितने रिकॉर्ड बनाते आओगे उतनी ही रोज बढ़ती जाएंगी, लेकिन कॉलम्स फिक्स है 1 2 3 4। क्लियर है? तो कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं ना, ये वाले वर्टिकल वाले। अगर मैंने पहले गलत बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। जो वर्टिकल वाले होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होती है उनको हम रोज बोलते हैं। ठीक है। रोज को ही हम रिकॉर्ड और टपल बोलते हैं, और कॉलम्स को ही हम फील्ड या फिर एट्रीब्यूट बोलते हैं। फील्ड या फिर एट्रीब्यूट, ये भी पढ़ा दूंगा आगे, रुक जाओ अभी। आ गया देखो, कॉलम्स, फील्ड, एट्रीब्यूट। कॉलम को ही फील्ड या फिर एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये क्या होता है? सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप। एक ही टाइप की डाटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे करता है? ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। अब बार बार रोल नंबर लिख रहा हूँ तो आपको भी रट क्या होगा। रोल नंबर, यहाँ पे लिखा मैंने नेम। तो एक कॉलम में एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी। इसमें इस कॉलम में रोल नंबर ही रोल नंबर आएंगे, इस कॉलम में नेम ही नेम आएंगे। तो एक ही टाइप की डाटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। हर एक रो के लिए एक कॉलम होता ही होता है। देखो भाई, देखो इस वाली रो के लिए भी रोल नंबर आएगा, इस वाली रो के लिए भी रोल नंबर आएगा, इस वाली रो के लिए भी रोल नंबर आएगा। तो हर एक रो के लिए होता है। द कॉलम्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच द रोज आर कंपोज्ड। रोज को कैसे कंपोज करना है उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपका कॉलम। सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम लास्ट नेम आर दी फील्ड्स इन अ रो। एग्जाम्पल फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे रखा है, आप खुद से भी लिख दो, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, आप खुद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम तो लिख ही देना, एड्रेस लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना। रोज, रिकॉर्ड या फिर टपल क्या होता है? ये एक सिंगल डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है टेबल में। जैसे कि ये मेरी टेबल है, तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए मैं रो का यूज करूंगा। एक पर्टिकुलर बंदे का मुझे डाटा स्टोर करना है,
मैंने उसका रोल नंबर लिखा 1, उसका नेम लिखा मैंने प्रतीक, ठीक है, उसका एड्रेस लिखा मैंने अलीगढ़, उसका मोबाइल नंबर लिखा मैंने 1234, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एक सिंगल डाटा आइटम को स्टोर किया एक रिकॉर्ड में। तो रो ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल। इन सिंपल टर्म्स डाटाबेस टेबल्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स और फील्ड्स। भाई डाटाबेस टेबल में होता क्या है, रो होती है और कॉलम होता है, कुछ नहीं होता है ना। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। जो सेट है एक रो में रिलेटेड डाटा होती है, यानी उसी बंदे से रिलेटेड है सब कुछ डाटा। एंड एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर। हर एक रो का स्ट्रक्चर सेम होता है। भाई पहले बंदे का मैंने नाम रोल नंबर लिखा, दूसरे बंदे का भी नाम और रोल नंबर लिखूंगा, तीसरे का भी नाम और रोल नंबर लिखूंगा, तो सेम स्ट्रक्चर होता है हर एक रो का। आगे बढ़ते हैं। फाइनली इट्स टाइम फॉर सम प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हम यहाँ से डाटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। ओपन कर लेते हैं अपना ओपन ऑफिस बेस, ठीक है। बेस में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और कोशिश करेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स करने की। क्रिएटिंग डाटाबेस हमारा अगला टॉपिक है, डाटाबेस क्रिएट करना सीखते हैं ना। अपाचे ओपन ऑफिस, आपका बेस खुल रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप बेस ओपन करते हो यहाँ पे आता है डाटाबेस विजार्ड। क्या आता है, डाटाबेस विजार्ड। यहाँ से पूछता है कि आपको नया डाटाबेस क्रिएट करना है या फिर कोई पुराना ही एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल ओपन करनी है। तो आप चाहे तो यहाँ से एग्जिस्टिंग फाइल भी ओपन कर सकते हो अपनी, या फिर हम तो यहाँ पे नया डाटाबेस ही क्रिएट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट फिनिश पे क्लिक कर दो। ये सब चीजें पूछता है कि डाटाबेस ओपन करना है कि नहीं करना है अभी, या फिर क्रिएट करके ही फिनिश कर देना है, ये सब चीजें है ना। तो फिनिश पे हम क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा डाटाबेस का नाम, ठीक है। तो ये जब आपसे नाम पूछ रहा है, एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे .odb लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है पहले से। यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डाटाबेस फाइल के नाम के लास्ट में .odb लगा हुआ होगा। इसका मतलब है कि फाइल हम ओपन ऑफिस बेस से क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए हम बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो इसका मैं नाम कुछ डाल दूं, क्या नाम डालूं इसका, प्रतीक कुमार, ओके। इसका नाम प्रतीक कुमार डाल देते हैं। इसको कर देते हैं हम सेव। अब हमने इसको कर दिया है सेव, और ये सेव होने के बाद ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पर टिक लगा रखा था ना, ओपन दी डाटाबेस फाइल फॉर एडिटिंग। ओपन हो जाएगा। इतना ध्यान मत दो, बस अभी ये समझो कि हमने डाटाबेस को क्रिएट कैसे किया है, ठीक है। इतना समझो हमने डाटाबेस को क्रिएट कैसे किया। कैसे क्रिएट किया, हमने ओपन ऑफिस बेस खोला, ठीक है। वहां पे हमने क्रिएट न्यू डाटाबेस फाइल पे क्लिक किया। वहां से फिर हमने उसको फिनिश पे क्लिक किया और हमने नाम डाला उसका, सेव पे क्लिक किया, ठीक है। नाम कब डाला, वहां पे मतलब उस फाइल की लोकेशन को सेलेक्ट किया, कहाँ पे हमें सेव करना है, डाउनलोड्स में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, कहाँ पे करना है, किस डिस्क में करना है, ये सब चीजें, ठीक है। वो तो आप जानते हो, नहीं भी जानते कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखो इधर डाटाबेस सेक्शन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं डाटाबेस सेक्शन। टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे डाटाबेस लिखा हुआ है, इसको हम डाटाबेस सेक्शन बोलते हैं। भाई ये गाड़ी वाला नहीं जा रहा है, यहाँ से हॉर्न बार बार परेशान कर रहा है, आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ, तो ये डाटाबेस सेक्शन है आपका। इसमें टेबल्स वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको दिख रहा है क्रिएट टेबल एंड डिजाइन वी यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, ठीक है। ये सब चीजें इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये समझो कि हमने डाटाबेस को क्रिएट कर लिया। ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, आप खुद से पढ़ लो वीडियो पॉज करके, या फिर एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाओ, ज्वाइन करना है तो करो, नहीं तो मत करो। कोई मैं भीख नहीं मांगता इन सब चीजों के लिए, है ना। और आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये समझ गए। हाँ, क्रिएटिंग टेबल एंड डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू, एक ऑप्शन दिख रहा है यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, या फिर तीसरा तरीका भी होता है सिक्वल कमांड, यानी कि एसक्यूएल कमांड का यूज करके भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल डिजाइन व्यू और विजार्ड है, सिक्वल कमांड से टेबल क्रिएट करने वाला ऑप्शन नहीं है। हमारे सिलेबस में क्वेरी है, क्वेरी हम बनाना सीखेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन कमांड नहीं है टेबल क्रिएट करने की। चलो हाँ, सेलेक्ट स्टेटमेंट है हमारे सिलेबस में, सेलेक्ट स्टेटमेंट है, वो हम पढ़ेंगे। क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू हमारा फिलहाल टॉपिक है, इस पे ध्यान देते हैं। इसमें हमें फील्ड नेम डालना होता है, फील्ड टाइप डालना होता है, ठीक है। फील्ड नेम तो आपको पता है, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब होते हैं आपके फील्ड नेम। फील्ड टाइप क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। फील्ड टाइप क्या होता है, पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। एक इसको मैं वापस आके पढ़ाऊंगा आपको, पहले फील्ड टाइप समझते हैं। फील्ड टाइप यानी कि डाटा टाइप। डाटा टाइप होता क्या है, इसी को हम फील्ड टाइप भी बोलते हैं।
आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। डाटा टाइप का हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम अपने डाटाबेस में किस टाइप का डाटा स्टोर करने जा रहे हैं। हम अपने डाटाबेस में किस टाइप का डाटा स्टोर करने जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाटा टाइप का यूज करते हैं। देखो, अगर कोई मुझे रोल नंबर डालना है तो उसके लिए मैं इंटीजर वैल्यू डालूंगा जरूर। मुझे नेम डालना है तो उसके लिए मैं टेक्स्ट वैल्यू डालूंगा। अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो उसमें मैं डेट वाली वैल्यू डालूंगा। भाई उसका फॉर्मेट अलग होता है, इंटीजर का रोल नंबर का फॉर्मेट अलग है, नेम का फॉर्मेट अलग है, एड्रेस और नेम का फॉर्मेट सेम होगा, ईमेल आईडी का फॉर्मेट अलग है, सब चीज का फॉर्मेट अलग है। उसके लिए अलग अलग डाटा टाइप हम यूज करते हैं। तो फील्ड्स themselves कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डाटा दे कंटेन। जिस टाइप का वो डाटा कंटेन कर रहे हैं उसी टाइप का डाटा टाइप होगा उसका, उसी टाइप का उसका फील्ड टाइप होगा। ठीक है, 5 कैटेगरीज हैं आपके ओपन ऑफिस बेस में। न्यूमेरिक डाटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, बाइनरी टाइप, डेट टाइम एंड अदर वेरिएबल टाइप। पांचों को हमें पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिंपल सिंपल पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। देखो, न्यूमेरिक में क्या होता है, न्यूमेरिक हम यूज करते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ डाटाबेस। न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हम न्यूमेरिक डाटा टाइप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, मोबाइल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, डोर नंबर हो गया, ईयर ऑफ स्कूल एडमिशन हो गया, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम न्यूमेरिक यूज करते हैं। अब आप बोलोगे क्यों भाई, ट्रू और फॉल्स, इसमें नंबर कहाँ है? आपको नंबर कहाँ आया इसमें? ये तो टेक्स्ट करेक्टर आ गया। नहीं, अगर मैं ट्रू को बोल दूं 0, फॉल्स को बोल दूं 1, या फिर मैं अगर ट्रू को बोल दूं 1 और फॉल्स को बोल दूं 0, तो हो जाएगा ना भाई। देखो, मैं बोल देता हूं कि ट्रू का मतलब होता है 0 और फॉल्स का मतलब होता है 1, या फिर मैं उल्टा कर लूं कि ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, तो क्या होगा? अब तो ये न्यूमेरिक में आ गया ना, बस तो यही है, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज एक्सेट्रा। अब समझिए, एक होता है न्यूमेरिक के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि बुलियन है, टिनी आईएनटी है, इसी तरह से एक बिग आईएनटी भी होता है, बीआईजी आईएनटी यानी कि बिग इंटीजर, एक स्मॉल आईएनटी भी होता है और एक इंटीजर भी होता है, आईएनटी जीईआर इंटीजर, है ना। इस तरह से होते हैं। अब समझना बात को, यस और नो यानी कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम बुलियन डाटा टाइप का यूज करते हैं। इसमें वैल्यूज होती हैं आपकी 0 और 1, 0 और 1 इसकी वैल्यू होती है। एग्जांपल यस और नो, ठीक है, क्लियर है। याद रखना, बुलियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। टिनी आईएनटी यानी कि टिनी इंटीजर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज आप डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बिग आईएनटी और इंटीजर भी होते हैं, उनके बारे में आगे बात कर लेंगे, टेंशन मत लो। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, इसके एग्जांपल से याद रख लो बस। लॉन्ग वेयर केयर, वेयर केयर, केयर, वेयर केयर, इग्नोर केस। इनका मतलब क्या है? वेयर मतलब वेरिएबल और केयर मतलब कैरेक्टर। इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाएंगी? लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, इग्नोर केस। 4 एग्जांपल बहुत हैं, काफी है याद रखने के लिए। बाइनरी डाटा टाइप, बाइनरी में हम अगर हमें कोई फाइल स्टोर करनी है उसके लिए हम बाइनरी डाटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे कि यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स, बाइनरी डाटा टाइप्स आर इन अ database can be used for storing photos, music files, etc. In general, files of any format can be stored in the binary data type. Okay, इतना कुछ समझाना तो है नहीं, किसी भी फॉर्मेट की आप फाइल वहां पे स्टोर कर सकती है यूजिंग बाइनरी डाटा टाइप। एग्जांपल्स लॉन्ग बाइनरी, बाइनरी एंड वर बाइनरी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डेट टाइम डाटा टाइप्स, डेट टाइम वाले में डेट ऑफ बर्थ डालनी है मुझे, या फिर कोई डेट ऑफ एडमिशन डालनी है, ये सब चीजें इनके लिए हम यूज करते हैं डेट टाइम डाटा टाइप्स, ठीक है। और इतना बता दिया मैंने। डेट टाइम डाटा टाइप्स इन डाटाबेस कैन यूज फॉर स्टोरिंग, ये भी बता दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देख लो एक बार। डेट हो गया, टाइम हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया। इसका हम यूज, डेट का हम यूज करते हैं, डेट क्या है? डेट डाटा टाइप का नाम है डेट। डेट का हम यूज करते हैं मंथ, डे और ईयर स्टोर करने के लिए। इसका फॉर्मेट है 1 जनवरी 99 से लेके 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 99 से लेके 1 जनवरी 9999 तक आप कोई भी डेट यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। टाइम का मतलब है आवर, मिनट और सेकंड, पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक जितना भी समय हुआ है उसका कोई भी टाइम यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प में आप डेट और टाइम स्टोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अदर डाटा टाइप में आता है आपका अदर ऑब्जेक्ट, अदर स्लैश ऑब्जेक्ट। इसमें ये सीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके आगे ना बढ़ के हम फिर से पीछे आते हैं, कहाँ आते हैं हम? फिर से वापस लौट के आते हैं।
हम चल रहे थे क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मुझे डाटा टाइप भी आपको बीच में पढ़ाना पड़ा। फील्ड का नाम डाल दिया मैंने सबसे पहले नेम, ठीक है। फील्ड का टाइप डाल दिया हमें वेयर केयर, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद मैं डाल देता हूं आपका मोबाइल नंबर, और ये इसका डाटा टाइप कौन सा करूं मैं बताओ, आप ही बताओ। इंटीजर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर इसमें अगला डाल देता हूं मैं एड्रेस। इसका फील्ड टाइप कौन सा करना पड़ेगा मुझे, इसका करना पड़ेगा मुझे वेयर केयर, ठीक है। वेयर केयर कहाँ, ये रहा, अच्छा पहले से ही हो रहा था, सॉरी, ठीक है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं। उसका फील्ड टाइप क्या हो जाएगा हमारा, डेट टाइम वाला, है ना। डेट वाला, टाइम वाला तो करेंगे नहीं, डेट वाला करेंगे। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज होती है, आपको नीचे दिख रही होगी फील्ड प्रॉपर्टीज लिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो फील्ड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या होता है, ये वाला फील्ड है नेम वाला, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, देखो एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जांपल। पहले डेट ऑफ बर्थ वाले ही करते हैं। देखो एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब है कि क्या इसमें एंट्री डालना कंपलसरी है, यस या नो। तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया, क्लियर है। अगर आप चाहो तो यस भी कर सकते हो, यानी कि एंट्री डालना इसमें कंपलसरी है। जब देखो अभी क्या होगा ना, ये वाली टेबल क्रिएट हो जाएगी, ये जब टेबल क्रिएट हो जाएगी ना इस तरह से, तो उसमें वैल्यूज डालेंगे हम। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में यानी कि डेट ऑफ बर्थ वाले फील्ड में मुझे वैल्यू डालना जरूरी है या नहीं है, उसके लिए होता है एंट्री रिक्वायर्ड। अगर आप एंट्री रिक्वायर्ड पे यस कर देते हो तो कंपलसरी हो जाता है डेट ऑफ बर्थ डालना, यानी कि वो वाला फील्ड में वैल्यू डालना। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर यूजर वैल्यू अपनी तरफ से नहीं देता है, अगर यूजर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो कंप्यूटर जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डाल देगा। कौन सी वैल्यू डालेगा, जो आप यहाँ पे लिखोगे डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप खुद उसे यहाँ पे लिखोगे वो वैल्यू आएगी। फॉर्मेट एग्जाम्पल मतलब कि किस फॉर्मेट में डालनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट एग्जाम्पल 010100, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट एग्जाम्पल है। आप इसको जो है, इससे क्या पता चलता है कि किस फॉर्मेट में हमें वैल्यू डालनी है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसको रिस्पॉन्ड करने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये फॉर्मेट एग्जाम्पल है ना, इसके मैंने बराबर में 3 डॉट्स बनी हुई है, इसे मैंने क्लिक किया। इससे मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस फॉर्मेट में डेट चाहिए, तो इस पे करके, और फॉर्मेट लिखा है MMDDYY यानी कि मंथ, डेट, फिर ईयर। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, चाहिए डेट, डेट ईयर मंथ, ये रहा MDYY, ठीक है। डेट ईयर मंथ, ये वाला। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो यार, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, एक ही बात है। ओके पर क्लिक करोगे, इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मेट एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि इस एग्जाम्पल में इसी फॉर्मेट में मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू बता सकते हैं, एंट्री रिक्वायर्ड। एक होता है आपका लेंथ मतलब कितनी मैक्सिमम लेंथ चाहिए आपको फील्ड की। भाई डेट ऑफ बर्थ में तो लेंथ फिक्स है कि इतनी ही रहेगी, DDMMYY, डेट मंथ ईयर। लेकिन एड्रेस में कितनी लेंथ डालनी है आपको, उसकी एक लिमिट कर सकते हो आप कि 50 कैरेक्टर्स की लिमिट है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर की आप कितनी रखोगे, 10 रखोगे, मोबाइल नंबर की 10 रखोगे। अच्छा एक होता है ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आप, ऑटो वैल्यू का मतलब है कि आपको वैल्यू डालनी ही नहीं है, सीधा सा। ऑटो वैल्यू का मतलब है कि आपको वैल्यू डालनी ही नहीं है, वैल्यू ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डालेगा, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली डाटाबेस डालेगा, कंप्यूटर डालेगा, आपको नहीं डालनी है, ठीक है। क्लियर है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तब वैल्यू आएगी, जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो वाली। ऑटो वैल्यू का मतलब अगर आपको डालनी ही नहीं है, ऑटो वैल्यू मतलब वैल्यू डालनी ही नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर आप नहीं डालते हो तो ऑटोमेटिकली कोई दूसरी वैल्यू आएगी। इसको हम कर देते हैं सेव, अपनी टेबल को। कैसे सेव करते हैं, ये या तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है सेव का, या फिर फाइल मेनू पे जाओ और सेव पे क्लिक कर दो। इस पर आप सेव पे क्लिक करोगे, टेबल का नाम पूछेगा, टेबल का नाम डाल दो कुछ भी। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डिटेल्स, टेबल का नाम डाल दिया मैं डिटेल्स। ओके पर क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है भाई आपने अपने टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं बनाई यार, भूल गए क्या, ठीक है भूल गए भाई, अब गलती होती है, इंसान ही है। ये पूछ रहा है नो प्राइमरी की इन द टेबल, आपकी टेबल में कोई प्राइमरी की ही नहीं है, तो शुड अ प्राइमरी की भी क्रिएटेड ना हो। तो क्या आप अब प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, भाई बिल्कुल बनाना चाहते हैं, आपको पढ़ाना भी तो है। यस पे क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो एक आईडी नाम से एक प्राइमरी की बन गई है। तो यहाँ पे आप वही फील्ड प्रॉपर्टीज है, ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जाम्पल, ये भी आप डाल सकते हो। इसको हम यहाँ से कर देते हैं बंद, और हमारा जो है ये डाटाबेस है, इसमें आपको टेबल्स के अंदर डिटेल्स नाम की एक टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, हाँ जी आइए। क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू वाला आपका पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं।
क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। विजार्ड में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता विजार्ड में, तो विजार्ड में कुछ करना ही नहीं, ये बहुत ही आसान है। देखो, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, ये वाला शायद स्टेप्स वगैरह आपके एग्जाम में नहीं आएंगी इस चीज़ की, ठीक है। तो विजार्ड की जो स्टेप्स हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। ये पूछता है कि आपको कौन किस टाइप की टेबल बनानी है, बिजनेस की या पर्सनल। मुझे पर्सनल बनानी है। किस इनमें से कोई भी आप सैंपल टेबल्स में से कोई भी आप टेबल चूज कर लो। जैसे कि लाइब्रेरी के लिए बनानी है मुझे, लाइब्रेरी में आपको कौन कौन से फील्ड्स चाहिए। विजार्ड में क्या होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा काम करवा देता है, वो स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा काम करवा देगा। एक तो हो गया बुक आईडी, आपने फील्ड ले लिया, ऑथर आईडी ले लिया, ये सब चीजें कैसे लोगे। जैसे बुक आईडी लिया, इस पर मैंने क्लिक किया, ये जो तीर दिख रहा है ना, तीर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, वो उधर चला गया, ठीक है। फिर मैंने लिया एडिशन नंबर, और फिर मैंने लिया डेट परचेज्ड, ये सब चीज़ें, इनको इन तीनों को ले लिया मैंने बस, और टाइटल ले लिया। इसको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ फील्ड्स की उसके अकॉर्डिंग, है ना। और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसका अब डाटा टाइप भी एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसके लिए आपको कौन सा डाटा टाइप चाहिए। तो इसमें जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। प्राइमरी की आप सेलेक्ट कर दो, तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली एड प्राइमरी की, उसकी ऑटो वैल्यू चाहिए आपको, नहीं चाहिए वो सब चीज़ें। या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हो, ये जो आपके फील्ड हैं, बुक आईडी, टाइटल, एडिशन नंबर और डेट परचेज, इनमें से अगर आपको कोई भी प्राइमरी की बनानी है तो आप यहाँ से करके बुक आईडी को बना देते हो, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्रिएट टेबल, अब यहाँ से आप टेबल का नाम डाल दो, लाइब्रेरी है, और इंसर्ट डाटा इमीडिएटली। अगर अभी आपको डाटा अभी की अभी डाटा इंसर्ट करना है, अभी कर सकते हो, बाद में चाहो बाद में कर सकते हो। फिनिश पे क्लिक करेंगे, डाटा जो हमारी टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। देखो, बुक आईडी, टाइटल, एडिशन नंबर और डेट परचेज, इस तरह से टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो समझ में आ गया, विजार्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, कि डिज़ाइन व्यू थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन व्यू और विजार्ड दो तरीके हमारे सिलेबस में है, दोनों हमने समझ लिए हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। विजार्ड में क्या है कि टेबल्स, डाटाबेस सेक्शन में टेबल पे जाओ, विजार्ड पे क्लिक कर दो, और वहां से आप जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो सब डाल दो डिटेल्स, आपकी जो है टेबल क्रिएट हो जाएगी। डाटा टाइप वाला पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, पढ़ा दिया था मैंने पहले ही। अब आता है टेबल डाटा व्यू डायलॉग बॉक्स। कुछ भी नहीं है, देखो ये जो हमारी टेबल है, इस पर मैं डबल क्लिक जब करता हूं तो यहाँ पे ये जो व्यू में खुलती है, इसको बोलते हैं टेबल डाटा व्यू या फिर टेबल डाटा व्यू डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी डालता हूँ 1, नेम डालता हूँ, जैसे खुशी नाम डाल देते हैं, और मोबाइल नंबर डाल देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ये डाल दिया मैंने। एड्रेस डाल देते हैं हम मथुरा, और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं रैंडमली कोई भी, ठीक है। फिर दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आईडी डाल दी मैंने 2, नेम डाल दिया मैंने आशीष, ठीक है, और मोबाइल नंबर डाल देते हैं कुछ भी 85364755, ठीक है, ऐसे रेंडमली। एड्रेस डाल देते हैं हम इसका भी मथुरा, और डेट ऑफ बर्थ इसकी भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड मैंने क्रिएट कर दी है, इनको मुझे सेव करना है अपने टेबल में, तो फाइल मेनू में जाऊंगा और सेव करेंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे सेव करेंट रिकॉर्ड का आइकन दिखता है मुझे, इस पे क्लिक करके भी मैं रिकॉर्ड को सेव कर सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको जब मैं फिर से खोलूंगा तो मुझे अपने पुराने रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसी टेबल डाटा व्यू में, इसको मैं डाटा शीट व्यू भी बोलता हूं, यहां से हम रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे यह है एड्रेस, मुझे इसे मॉडिफाई करना है तो कुछ भी नहीं है, इस पर डबल क्लिक करूं, डबल क्लिक करने के बाद मॉडिफाई कर दो इसे, मथुरा की जगह आगरा डाल दिया मैंने। फाइल पे गया, सेव करेंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसे बंद करके फिर से खोलते हो तो आपको जो है मॉडिफिकेशन के बाद ही रिकॉर्ड, जब आपने एक बार उसे सेव कर दिया, सेव करने का मतलब है कि आपने उसे अपडेट कर दिया है, डाटा को, अपनी टेबल को अपडेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, जो सबसे लेफ्ट वाला जो आपका वो है फील्ड, उसके साइड में यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, इस खाली जगह पे क्लिक करोगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप कीबोर्ड का डिलीट वाला बटन दबा दो, या तो आप कीबोर्ड का डिलीट वाला बटन दबा दो, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करो, डिलीट रोज पे क्लिक कर दो, यस पे क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा। या फिर तीसरा तरीका क्या है, आप इस पे सेलेक्ट करो इसको, उसके बाद एडिट पे जाओ और डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, यस पे क्लिक करोगे, यहां से भी ये डिलीट हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ गए इतनी बात को, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लियर हो गया है ना, ये मैंने बता दिया आपको, आगे बढ़ते हैं।
परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द टेबल, यानी कि टेबल्स पे हमने कुछ ना कुछ कारनामे करने हैं, कर देते हैं भाई। देखो पहला है इंसर्टिंग डाटा इन द टेबल, डाटा को हमें टेबल में इंसर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? तो डाटा शीट व्यू पे जाओ। डाटा शीट व्यू क्या है? जो अभी मैंने किया था ना, वो डाटा शीट व्यू ही बोलते हैं उसको भी, है ना। और क्या होता है इसमें, आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल, एडिट कैसे करते हैं? डबल क्लिक कर दो डाटा पे और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो वहां से। आगे बढ़ते हैं। डिलीटिंग रिकॉर्ड क्या करना है? डाटा को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कर दो और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से डिलीट कर सकते हो। करके दिखाया था अभी। सॉर्टिंग डाटा, डाटा को सॉर्ट करना है, यानी कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? टू अरेंज द डाटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। कैसे करते हैं करके दिखाते हैं पहले, तभी तो आपको पढ़ाएंगे, है ना। एक काम करो, फिर डाटा को इंसर्ट करो इसमें फिर से कुछ ना कुछ। तो आई डालते हैं 1 और नेम डाल देते हैं फिर से खुशी, एंड मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, फिर इस बार एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी, मथुरा, वही पहले वाला। और डेट ऑफ बर्थ भी हम डाल देते हैं। कंपलसरी तो नहीं है, नहीं डाल रहे, छोड़ो। अच्छा डालना पड़ेगा, कंपलसरी है, सॉरी। तो 11/10/2003 डाली थी मैंने, याद है मुझे। ID 2 डालते हैं, फिर आशीष भैया बड़ा मान जाएंगे, उनका नाम नहीं लिखेंगे तो उनका भी लिख देते हैं इस बार। और मोबाइल नंबर डाल देते हैं यही फिर से। और मथुरा था इनका, इनका आगरा था शायद, है ना। और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं इसकी 01/12/2002। और फिर इनका जो है अगला एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। नाम लिख देता हूँ मैं, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे कुछ भी, रिगढ़। और डेट ऑफ बर्थ, एक मिनट, इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं फाइल पे जाके सेव करंट रिकॉर्ड कर दूंगा, ये डाटा मेरा सेव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। डाटा की सॉर्टिंग मैं आपको पढ़ाने वाला था, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना, मुझे अरेंज करना है। मुझे किसके रेस्पेक्ट में अरेंज करना है? मुझे नेम के रेस्पेक्ट में अरेंज करना है, यानी कि जिसका नाम ए से है उसका रिकॉर्ड सबसे पहले आए, जिसका बी से है फिर उसके बाद ऐसे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करूंगा मैं? यहाँ से A to Z पे क्लिक कर दूंगा, सॉर्ट असेंडिंग हो जाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले ए वाले का आ गया, फिर के वाले का आया, फिर बी वाले का आ गया। ठीक है, आप एड्रेस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर ए वाले आके फिर एम वाला आया। ठीक है, अच्छा मैं अगर एड्रेस के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं तो यहाँ से डिसेंडिंग का भी सॉर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आईडी के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, आईडी पे क्लिक करो और सॉर्ट असेंडिंग कर दो तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। फील्ड प्रॉपर्टीज, फील्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो समझ लेते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। ठीक है, ऑटो वैल्यू हो गया आपका, लेंथ हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू हो गया। भाई डिजाइन व्यू में मैंने जब टेबल बनानी आपको सिखाई थी तो ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू और फॉर्मेट एग्जाम्पल ये सब पढ़ाया था ना। एक बार एक काम करो, वीडियो को पॉज करके एक बार इनको रीड कर लो, बस रीड कर लो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़, अगला टॉपिक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। काफी आसान टॉपिक है लेकिन आपको कंसंट्रेट होकर समझना पड़ेगा तभी टॉपिक क्लियर हो पाएगा। ध्यान से सुनना बात को। मान लो मेरे पास 2 टेबल्स हैं और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया या फिर इन दोनों को मैंने लिंक कर दिया। जब हम 2 टेबल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप में डाटा की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करते हैं। क्या बोल गया मैं? फिर से सुनो। एक रिलेशनशिप में डाटा की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करता हूं। समझ में नहीं आया? समझ में आएगा, टेंशन मत लो, अच्छे से समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन पढ़ लो, फिर एग्जांपल से क्लियर करेंगे आराम से। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन अ रिलेशनशिप। इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया है और समझ में आ जाएगा भी, रुक जाओ। इन बेस डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। भाई 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स में हम डाटा को कनेक्ट कैसे करते हैं, टेबल्स को लिंक कैसे करते हैं? यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये तो आपको पता ही है। अच्छा पहले अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से। आपको यहाँ पे 2 टेबल्स दिख रही हैं, ये है आपकी मेन टेबल या फिर इसी को हम प्राइमरी की टेबल बोलते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स की जनरल डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये दूसरी टेबल है आपकी रिलेटेड टेबल। क्या है? रिलेटेड टेबल या फिर इसको हम एसोसिएटेड टेबल भी बोलते हैं। इसमें बच्चों का लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है। क्लियर है बात? अब इसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मेन टेबल की प्राइमरी की बताओ तो रोल नंबर आपका प्राइमरी की है। क्लियर है? जो कभी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी किसी के लिए भी, मतलब सबका अलग अलग रोल नंबर होगा। क्लियर है भाई?
यहाँ पे रिलेटेड टेबल है, इसमें प्राइमरी की होगी आपकी सीरियल नंबर, क्यों होगी ये भी कभी रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगी आपकी रोल नंबर, क्योंकि जो मेन टेबल की प्राइमरी की होती है वो एसोसिएटेड टेबल में फॉरेन की का काम करती है, ये चीज हमेशा याद रखना। जो मेन टेबल की प्राइमरी की होती है वो रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड टेबल में फॉरेन की होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे रिपीट करेगी ये वैल्यू। रिपीट कैसे करेगी वो अभी समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने समझा रखा है, लेकिन अब यहाँ पे टॉपिक फिर से आ रहा है तो इसलिए फिर से आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 6 बच्चे हैं क्लास में, टोटल क्लास में 6 बच्चे ही हैं, बस इतना आप समझो। अब मैं आपसे बोलता हूं कि लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है इस टेबल में, यानी कि कोई बच्चा गया बुक इश्यू करवा के लाया तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मान लो रोल नंबर 2 गया और कोई भी बुक लेके आ गया, फिर रोल नंबर 3 गया वो बुक लेके आ गया, फिर से रोल नंबर 2 गया फिर से बुक लेके आ गया। अब देखो वैल्यू रिपीट कर गई ना कर गई? रोल नंबर 2 2 बार आ गया तो ये प्राइमरी की तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए फॉरेन की है। वन प्राइमरी की मैनी फॉरेन की, प्राइमरी की एक ही होती है लेकिन फॉरेन की बार बार आती है, ठीक है। इस टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की ही है मेन टेबल में, लेकिन एसोसिएटेड टेबल में वो रोल नंबर जो है फॉरेन की का काम करेगा। अब वापस अपनी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे आते हैं। तो क्या बोला मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लो कि क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ है। रोल नंबर 2 गया बुक लेके आया, रोल नंबर 3 गया बुक लेके आया, रोल नंबर 2 फिर से गया वो बुक लेके आ गया, फिर से रोल नंबर 1 गया वो बुक लेके आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रोल नंबर 8 गया और वो बुक लेके आया, तो आप मुझे कमेंट में गाली दोगे, बोलोगे जब आपने पहले ही बोल दिया था क्लास में 6 ही बच्चे हैं, 6 ही रोल नंबर है, तो रोल नंबर 8 कहां से चला जाएगा भाई? रोल नंबर 8 है ही नहीं पूरी क्लास में, केवल 6 ही तो बच्चे हैं 1 से लेकर 6 तक। बस यही है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या है? जब कोई रिकॉर्ड आपकी मेन टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उसका रिकॉर्ड रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड टेबल में क्रिएट नहीं कर सकते। समझ के बात को? तो डाटा की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई, डाटा एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा भाई? जब कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है मेन टेबल में तो वो एसोसिएटेड टेबल में आप ऐड नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात? तो आप यहाँ पे 8 रोल नंबर नहीं डाल पाओगे। ये होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। पहला पॉइंट समझ लो अच्छे से। क्या हुआ भाई? पहला पॉइंट समझो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, इन चीजों को अवॉइड करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इन चीजों को। एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। क्लियर है? यानी कि आप ऐसा रिकॉर्ड एसोसिएटेड टेबल में या फिर रिलेटेड टेबल में नहीं ऐड कर सकते जिसका रिकॉर्ड प्राइमरी की टेबल में अवेलेबल ही नहीं है, जिसका एसोसिएटेड रिकॉर्ड प्राइमरी की टेबल में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट समझते हैं, इसके 3 पॉइंट है अच्छे अच्छे, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं आपको, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्या हुआ था यहाँ पे, रोल नंबर 2 ने खरीदी थी, सॉरी इश्यू करी थी, फिर 3 ने, फिर 2 ने, फिर 1 ने, ऐसे है ना। अब समझना बात को। अगर मैं कहता हूं आपसे कि आप एक काम करो भैया, जिसका रोल नंबर 3 है ना उसका तो कर दो 2, जिसका रोल नंबर 2 है उसका कर दो आप 3, तो क्या डाटाबेस अलाउ कर देगा? नहीं अलाउ करेगा, बोलेगा भाई रिकॉर्ड मिसमैच हो जाएगा। जिसका रोल नंबर 2 है उसने तो यहाँ पे 2 बुक ले रखी है, जिसका रोल नंबर 3 है उसने 1 बुक ले रखी है, और रिकॉर्ड सारा गड़बड़ा जाएगा अगर आप इस तरह से चेंजिंग कर देते तो, है ना। तो इस तरह से आपको वो अलाउ नहीं करेगा। तो क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? चेंजिंग वैल्यूज इन प्राइमरी टेबल, प्राइमरी की टेबल, changing values in primary की टेबल if any dependent records are present in the associated table। अगर associated टेबल में कोई dependent records अवेलेबल हैं, dependent यानी कि ये वाले रिकॉर्ड इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस वाली टेबल पे, तो जब रिलेटेड टेबल में डिपेंडेंट रिकॉर्ड अवेलेबल है उस डाटा का तो आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि रोल नंबर 5 को 6 कर दो और 6 को 5 कर दो तो काम चल जाएगा, क्योंकि अभी 5 और 6 रोल नंबर अवेलेबल नहीं है। एसोसिएटेड टेबल में 5 और 6 रोल नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन 2 और 3 को नहीं कर पाओगे चेंज। समझ गए बात को? इस तरह से होता है, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का दूसरा पॉइंट समझ में आया। अच्छा तीसरा पॉइंट और ही खतरनाक है, बहुत ही आसान है। देखो क्या होता है यहाँ पे, 2 3 2 और 1, इस तरह से होता है ना, ठीक है। अब समझिए बात को। अगर मैं बोलता हूं भाई जिसका रोल नंबर 2 है ना उसका नाम काट दो स्कूल से और ये वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दो, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दो, डाटाबेस अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा भाई उसने बुक इश्यू करवा रखी है, या तो उसे बुक लो उसका रिकॉर्ड डिलीट करो या फिर इसका नाम मत काटो। मतलब वो क्या बोलेगा कि भाई पहले से ही उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है आपकी एसोसिएटेड टेबल में, पहले वहां से डिलीट करो उस रिकॉर्ड को, तभी मैं अलाउ करूंगा यहाँ से डिलीट करने के लिए। समझ गए? तो जब आप स्कूल जाओगे भाई मेरा नाम काट दो, वो बोलेगा पहले भाई तेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है, तू पहले अपनी लाइब्रेरी से जो तेने बुक ले रखी है ना उसको वापस कर, वहां से जब तेरा रिकॉर्ड डिलीट होगा तभी तेरा नाम कटेगा, तभी तुझे टीसी मिलेगी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? समझ गए बात को? तो क्या होता है भाई, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम माय प्राइमरी टेबल इफ देयर इज नो
इफ दे आर एनी मैचिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन दी एसोसिएटेड टेबल। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट में थैंक यू लिख दो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार आप कमेंट में थैंक यू लिख दो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं ना। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, टेबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। किसके बीच में? टेबल्स के बीच में। पहले इसको समझ लेते हैं फिर आपको बताएंगे। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लो चलो, फिर प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। रिलेशनशिप क्या होती है? एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। जब हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कनेक्ट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। व्हेन वी रिलेट टू टेबल्स वी डू नॉट नीड टू एंटर द सेम डाटा इन द सेपरेट टेबल्स। भाई जब हम दो टेबल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हमें सेम डाटा बार बार नहीं डालना पड़ता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल बता दूं आपको, मान लो यहाँ पे जो है यहाँ पे रोल नंबर था, नेम था, एड्रेस था, तो इस वाली टेबल में मुझे केवल रोल नंबर डालना पड़ा, नेम और एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये दोनों टेबल हमने कनेक्ट कर रखी है ना आपस में, तो सेम डाटा हमें बार बार नहीं डालना पड़ता है। इतना क्लियर है ना। एडवांटेजेस देख लो रिलेशनशिप के। पहला तो वही है कि हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमें बार बार वही डाटा नहीं डालना पड़ेगा सेपरेट टेबल्स में। डाटा एंट्री के एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे। भाई कौन कौन से एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे डाटा एंट्री के? अभी तो बताया था, ये वाले एरर्स होने से बच जाएंगे हमारे, तो रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स। तीसरा, समराइज डाटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स। रिलेटेड टेबल से हम डाटा को समराइज भी कर सकते हैं यूजिंग रिपोर्ट की मदद से। वो हमारा लास्ट टॉपिक है, हम लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा किसके एडवांटेज पढ़े हमने? रिलेशनशिप के, यानी कि जब हम दो टेबल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हमने पढ़ लिए। हमारा टाइम बचता है, डाटा एंट्री के एरर्स कम हो जाते हैं और हम डाटा को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं, इसको हम करके देखते हैं। देखो मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक डिटेल्स वाली है, एक लाइब्रेरी वाली है। डिटेल्स वाली में अगर मैं देखूं तो प्राइमरी की है आईडी, फिर नेम है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर एड्रेस है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। इस वाली टेबल में आपकी प्राइमरी की क्या है? बुक आईडी है, फिर टाइटल है, फिर एडिशन नंबर है, फिर डेट परचेज्ड है। एक काम करते हैं, फिर इसमें एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईडी नहीं है। हमें भाई प्राइमरी की उस वाली टेबल में, वो वाली टेबल मुझे मेन टेबल बनानी है, ये वाली टेबल मुझे मेन टेबल बनानी है, तो इसकी प्राइमरी की इस टेबल में होनी चाहिए ना कहीं फॉरेन की का काम करने के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। ये वाली चीज आपके सिलेबस में नहीं है एडिट वगैरह करना, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और रिलेशनशिप आपके सिलेबस में है, लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूँ वो नहीं है। ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी किया है उसको आप भूल जाओ, कुछ भी नहीं किया मैंने। एक मिनट रुकना, ये मैंने इंटीजर करना था, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो मेरी डिटेल्स वाली टेबल है, इसमें आईडी है और मैंने इसमें भी आईडी ऐड किया ताकि जो है हमारी टेबल्स कनेक्ट हो जाए। फॉरेन की मैंने क्रिएट किया, कुछ नहीं किया। देखो अब क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए मुझे टूल्स मेनू में जाना है। कब जाना है? टूल्स मेनू में, और रिलेशनशिप्स पे क्लिक करना है। टूल्स मेनू में रिलेशनशिप्स पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है। ये पूछेगा कौन कौन सी टेबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तो मुझे डिटेल्स वाली ऐड कर लेनी है यहाँ से, और लाइब्रेरी वाली ऐड कर लेनी है, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज करो। अब देखो कुछ भी नहीं है, इस टेबल की प्राइमरी की उठाओ, मेन टेबल की, और उसको यहाँ पे फॉरेन की पे ड्रॉप कर दो। बस काम हो गया आपका, काम हो गया, खत्म। टेबल्स लिंक हो चुकी हैं। फाइल मेनू पे जाओ और सेव कर दो, या फिर यहाँ पे सेव का बटन होता है, यहाँ से सेव कर दो, ठीक है। तो आपने जो है इस रिलेशनशिप को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। हाँ सेव हो गई है हमारी रिलेशनशिप। तो हमने क्या कर दिया, आपको दिख भी रही है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब यही है कि आपने जो है इन टेबल्स को लिंक कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है? बस हो गया काम, हटो यहाँ से अब। अच्छा अब रिलेशनशिप की स्टेप्स देख लो, वही है हमारे। टूल्स में जाओ, रिलेशनशिप्स पे क्लिक करो, टेबल्स को ऐड करो और ऐड करते रहो उनको, प्राइमरी की को ड्रैग करके और फॉरेन की पे ड्रॉप कर दो इसको। बस तीन टाइप्स की होती है रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, या फिर many to 1, या फिर many to many। मतलब 1 to 1 होती है पहली, दूसरी होती है many to 1 या फिर 1 to many, एक ही बात है। तीसरी है many to many। इनको समझते हैं तीनों को, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होती है, इतना समझ लो बस। दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की अपनी अपनी होती है। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होता है, एक टेबल के पास प्राइमरी की होती है। इसका मतलब है कि एक कॉलम प्राइमरी के टेबल का वो सारे के सारे कॉलम से अटैच्ड है एसोसिएटेड टेबल के। ऐसे समझो, 1 to 1 रिलेशनशिप में दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होगी, 1 to many रिलेशनशिप में एक टेबल के पास प्राइमरी की होगी। और उसका मतलब ये है कि जिस टेबल की प्राइमरी की है, यानी कि जो मेन टेबल है उसकी प्राइमरी की सारे के सारे कॉलम से अटैच्ड है एसोसिएटेड टेबल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें और आगे बढ़ जाओ भाई, देखो इसमें तो दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की थी, इसमें एक के पास थी और इसमें एक के भी पास नहीं है, बस खत्म। और इसमें एक कॉलम सभी से अटैच था, इसमें सारे के सारे कॉलम से अटैच होंगे, समझ लो इसको भी।
नो टेबल इज प्राइमरी की कॉलम, इट सिग्निफाइज दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ प्राइमरी टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। बस खत्म मामला। आगे बढ़ते हैं। रिमूव द रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप को रिमूव कैसे करते हैं? कुछ भी नहीं करना। देखो टूल्स मेनू गए और रिलेशनशिप पे मैंने क्लिक किया, इसको रिमूव करना है मुझे, तो इस पर राइट क्लिक करो, जो लाइन दिख रही है ना आपको रिलेशनशिप की, इस पर कुछ भी नहीं, राइट क्लिक कर दो, डिलीट पे क्लिक कर दो, डिलीट हो गई। इसको यहाँ पे सेव कर दो और बंद कर दो, इसे काम खत्म है आपका। रिलेशनशिप थ्रेड जो होता है ना, मैंने लाइन बोल दिया था सॉरी, इसको रिलेशनशिप थ्रेड बोलते हैं। लाइन में ही बोलोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और डिलीट पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके उस पर डिलीट पे क्लिक कर दो। सेशन 4 है रिट्रीव डाटा यूजिंग क्वेरी। आइए समझते हैं इसको। क्वेरी होता क्या है? जब हमें अपने डाटाबेस में से किसी टेबल में से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्वेरी का यूज करते हैं। फिर से सुनो, जब हमें किसी टेबल से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो हम क्वेरी का यूज करते हैं। क्वेरी में क्या होता है कि मैंने बोल दिया भाई मुझे उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जिनका एड्रेस मथुरा है, तो वो क्वेरी क्या करेगा ना, केवल उन बच्चों की डिटेल्स मुझे दिखाएगा जिनका एड्रेस मथुरा है, बाकी बच्चों की डिटेल्स को वो हाइड कर देगा, जिनका एड्रेस कुछ और है उनको वो नहीं दिखाएगा। डाटा को वो फिल्टर करके देता है। क्या करता है? डाटा को फिल्टर करके देता है। इसको अभी समझेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे, डेफिनेशन भी समझेंगे, टेंशन मत लो। क्वेरी में क्या होता है, बहुत सारे डाटा में से कुछ हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो हम क्वेरी का यूज करते हैं। क्वेरी डाटा को फिल्टर करके देता है, मतलब हम जो कंडीशन लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा हमें दिखाता है, बाकी डाटा वो हाइड कर देता है, यानी कि छिपा देता है। समझिए, क्वेरी इज यूज्ड टू कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डाटा। डाटा के पूल में से, डाटा के ढेर में से कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमें इकट्ठी करके दे देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेरी हेल्प्स अस टू जॉइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन। अलग अलग टेबल से इन्फॉर्मेशन को हमें उठा के देता है, वो उसको फिल्टर करके भी देता है। फिल्टर करने का मतलब अभी बताया था आपको। Filtering means that the query uses criteria you provide to hide some data and present only what you want to see. फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि क्वेरी वो क्राइटेरिया यूज करता है कि जो डाटा आपने मांगा है वही आपको दिखाया जाए, बाकी डाटा हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेरी के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, और क्या होता है, कैसे करते हैं वो हम समझेंगे, करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, जीरो या जीरो से ज्यादा रोज रिट्रीव करके देता है फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स और डाटाबेस व्यूज। कुछ समझ में नहीं आया भैया, फिर से समझ लो। देखो डाटाबेस में टेबल्स हैं आपकी, उनमें से आपने कुछ ना कुछ डाटा लेना है तो आप उसमें कमांड लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। तो जब आप क्वेरी लिखते हो तो या तो आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा उस डिटेल का मैच करते हुए, या फिर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला कि आपको रिकॉर्ड चाहिए जिन बच्चों का एड्रेस मथुरा है, उनकी डिटेल्स आपको चाहिए। अगर मान लो क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं जिसका एड्रेस मथुरा है तो आपको जीरो रिकॉर्ड मिलेंगे, कोई रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड मथुरा है तो जीरो से ज्यादा रिकॉर्ड मिल जाएंगे। रो का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ही होता है ना। अभी करके देखेंगे इसको, तब आप और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स। आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट एप्लीकेशंस सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा मैनिपुलेशन कमांड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्टार मार्क कर लो और इसको अलग से लिख लो अपनी कॉपी में कि सेलेक्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएमएल कमांड होती है। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली कमांड होती है। आगे बढ़ते हैं। मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्स से एमसीक्यूज ऐसे ही उठ के आ जाएंगे एग्जाम में। ये वाला एमसीक्यू आ सकता है, सेलेक्ट को हटा देंगे, डैश लगा देंगे, इसको इसमें जो है सेलेक्ट को हटा देंगे, डैश लगा देंगे। भाई बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, मेरे नोट से आपको एज इट इज एमसीक्यूज बने हुए दिखेंगे और शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ दिखेगा आपको एग्जाम में। बोलोगे भाई आपने यही पढ़ाया था, थैंक यू बोलोगे आके। वेयर स्पेसिफाइज विच रोज टू रिट्रीव। अच्छा, सेलेक्ट स्टेटमेंट में कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस भी होते हैं जो हमें समझने होते हैं, कुछ भी नहीं है। एक होता है वेयर, एक होता है ऑर्डर बाई। वेयर का मतलब है कि हम कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं, जैसे मैंने लिखा कि सेलेक्ट ऑल डिटेल्स। मुझे कोई स्टेटमेंट लिखना है, क्वेरी लिखनी है मुझे कि मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए उन बच्चों की जिनका एड्रेस अलीगढ़ है। तो मैंने कंडीशन लगा दी ना कि वेयर एड्रेस इज अलीगढ़, वेयर एड्रेस इज मथुरा, वेयर एड्रेस इज आगरा, वेयर एड्रेस इज दिल्ली। तो वेयर में हम कंडीशन लगा देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं विच रोज टू रिट्रीव, कौन सी रोज हमें चाहिए, कौन सा रोज का मतलब रिकॉर्ड समझना है ना। तो कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें चाहिए उसके लिए हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उसे कंडीशन लगा के बता देते हैं।
ठीक है। ऑर्डर बाई में क्या होता है, ऑर्डर बता देते हैं कि किस के रेस्पेक्ट में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डाटा चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया लास्ट में ऑर्डर बाई रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में मुझे डाटा अरेंज करके दो। समझ गए कैसे करते हैं इसको, वो भी समझेंगे अभी। चलो पहले उसी को समझ लो। देखो क्या करना होता है ना, हमें जब हमें किसी भी टेबल से सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, ऑल कॉलम्स, सारे के सारे फील्ड्स चाहिए, हमको सारा का सारा डाटा चाहिए, तो हम लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि सेलेक्ट स्टार लगाएंगे और फिर टेबल का नाम लिख देंगे। चलो करके देखते हैं। देखो ये वाला आपको डाटाबेस सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको डाटाबेस सेक्शन दिख रहा है। डाटाबेस सेक्शन में आपको टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स मिलते हैं। टेबल्स वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है, अब क्वेरी पे हम चल रहे हैं। क्वेरी में आपको तीसरा वाला बटन दिख रहा है, क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू। क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल यानी कि SQL व्यू, इसको समझते हैं। इसे मैंने क्लिक किया, यही है हमारे सिलेबस में, यही करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं लिखूंगा सेलेक्ट। जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखना, आप स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स, सारे के सारे कॉलम्स, सारे के सारे फील्ड्स जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं स्टार लगाता हूं। सेलेक्ट स्टार, फिर लिखूंगा फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिख दूंगा, फिर टेबल का नाम लिख दूंगा। टेबल का नाम क्या है मेरी का, डिटेल्स। टेबल का नाम डिटेल्स है। अब मैं क्या करूं, उसमें लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे लगा भी हुआ है, यहाँ पे मैंने लगाया भी है। इस चीज को ध्यान रखना, सेमी कॉलन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स, इस क्वेरी को रन कराते हैं इस वाले बटन से। F5 इसकी शॉर्टकट की होती है और यहाँ पे हमें बटन भी मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्वेरी रन हो चुकी है, सारी की सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप ध्यान से देखोगे तो सभी डिटेल्स हमारी टेबल की आ चुकी है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको वेयर का यूज बताता हूँ। वेयर का यूज बताता हूँ, देखो मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूं, वेयर। मैंने क्या बताया था, वेयर का हम यूज करते हैं कंडीशन लगाने के लिए। वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया यहाँ पे मथुरा। कंडीशन लगा दी कि नहीं लगा दी कि भाई उन्हीं बच्चों की मुझे डिटेल चाहिए जिनका एड्रेस आपका जो है मथुरा है। ठीक है, जिनका एड्रेस मथुरा है उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सेमीकोलन लगा दिया मैंने लास्ट में। ठीक है, अब इसको मैं कराता हूं रन। इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा क्वेरी को। तो भाई देखो केवल एक ही स्टूडेंट का जो है, केवल एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है मिला है मुझे, जिसका एड्रेस मथुरा है। बाकियों का कुछ और एड्रेस है, उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखाया है। तो क्या हुआ, डाटा को फिल्टर करके दिखाया जा रहा है। जो डाटा मुझे चाहिए केवल वही डाटा मुझे दिखाया जा रहा है, बाकी डाटा को हाइड कर दिया गया है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर वाला आ गया, ठीक है। और ऑर्डर बाई में क्या होता है, ऑर्डर बाई में कुछ भी नहीं है, लास्ट में हम लिख देते हैं ऑर्डर बाई। वो भी समझ लेंगे अभी, वो भी अभी समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हाँ देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिख देते हैं। एग्जांपल दे रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, ये टेबल का नाम है। उस तरह से लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता ही है हमें। फिर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट क्वेरीज क्लिक ऑन द क्वेरीज ऑप्शन अवेलेबल इन द लेफ्ट साइड अंडर डाटाबेस सेक्शन। बताया था डाटाबेस सेक्शन में आपको क्वेरीज पे क्लिक करना होता है। उसके बाद क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू पे आपको क्लिक करना होता है। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, हाँ ये वाला चीज मुझे आपको बतानी है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, देखो हम डाटाबेस में आराम से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। एक टेबल बनाते हैं हम। एक काम करें, इसमें थोड़ा सा मेरा जो डाटाबेस है इसमें आपको टेबल्स दिख रही हैं डिटेल्स वाली। इसमें एक और टेबल बनाते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे आते हैं और एक टेबल बनाते हैं। टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉइज, ताकि हमारे नोट्स से मैच हो जाए, ताकि हमारे नोट्स से वो टेबल मैच हो जाए। पहले फील्ड का नाम रखते हैं नेम, फिर उसका एड्रेस, फिर उसकी सैलरी। नेम क्या होगा, नेम वेयर केयर में होगा, एड्रेस भी वेयर केयर में ही होगा, और सैलरी होगी हमारी इंटीजर में। ठीक है, इसको कर देते हैं हम सेव। सेव करेंगे तो प्राइमरी की पूछेगा, प्राइमरी की बना देंगे। इस टेबल का नाम रख देते हैं हम एम्प्लॉय। ठीक है, ओके करेंगे। ये पूछेगा प्राइमरी की ऐड करनी है, बिल्कुल करनी है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये सेव हो चुकी है हमारी, इसको क्रॉस कर देंगे और हमारी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसमें हम आईडी डालेंगे 1, नेम डाल दिया मैंने ABC, नेम डाल दिया मैंने ABC, एड्रेस डाल दिया उसका कुछ भी, फिर से वही मथुरा डाल देता हूँ। ठीक है, और सैलरी डाल दी मैंने 5000, 6500 कर देते हैं, 65,000 कर दी। ठीक है, आईडी डाल दी मैंने 2, इसका नेम डाल दिया मैंने PQR
फटाफट रिवाइज करते रहो। देखो इसका एड्रेस डाल दी मैंने आगरा, इसकी सैलरी डाल दी मैंने 50,000, ठीक है 3 डाला, और इसका नेम डाला मैंने XYZ, और इसका एड्रेस डाला मैंने अलीगढ़, और अरे यार बोलोगे क्या कर रहे हो भैया, इसकी सैलरी डाल दी 45,000। इसको कर देता हूं मैं फाइल पे जाके सेव करंट रिकॉर्ड, ये सेव हो चुका है रिकॉर्ड। अब हम क्वेरी लिखेंगे, क्वेरीज में आए, क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू पे आए। अब यहाँ पे देखते हैं मुझे कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी। पहले एक चीज देखो, मैंने डाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और सेमीकोलन लास्ट में लगा ही दिया, और इसको करते हैं रन। तो एम्प्लॉय वाले टेबल से सारी की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाती हैं। इतना क्लियर है। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। देखो क्या करना होता है कि मुझे मान लो कि अपनी एम्प्लॉय वाले टेबल में से जो है सभी की सैलरी 10,000 रुपए या फिर 1,000 रुपए बढ़ानी है, सभी की सैलरी 1,000 प्लस करनी है। तो क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। देखो सेलेक्ट स्टार की जगह स्टार का करते हैं हम यूज जब हमें सारे के सारे फील्ड्स चाहिए होती हैं, लेकिन इस बार मुझे चाहिए सेलेक्ट नेम और एड्रेस और सैलरी प्लस 1,000, सैलरी प्लस 1,000 कर दूंगा यहाँ पे। बस कुछ भी नहीं करना, नेम एड्रेस सैलरी प्लस 1,000। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एड्रेस एंड सैलरी इंक्रीज्ड बाय 1,000 फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। आप यही की यही लिख देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, सेव पे नहीं, रन पे क्लिक करेंगे, रन क्वेरी पे। देखो भाई जिसकी सैलरी 65,000 थी उसकी 66 हो गई है, जिसकी 50 थी उसकी 51 हो गई है, जिसकी 45 थी उसकी 46 हो गई है। 1,000 रुपए सबकी बढ़ गई है। क्लियर है। अगर मैं यहीं पे सैलरी -1,000 कर देता हूँ, अगर मैं, तो ये माइनस भी हो जाएगी। हो गई भाई, 1,000 रुपए कट गई। अगर मैं सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर मुझे सैलरी सभी की डबल करनी है तो मैं करूंगा सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको रन करा दूंगा। तो भाई देखो जिसकी 65,000 थी उसकी 1,30,000 हो गई, जिसकी 50,000 थी उसकी 1,00,000 हो गई, जिसकी 45,000 थी उसकी 90,000 हो गई। अगर मैं यहाँ से, अच्छा आप बोलो यहाँ से आईडी क्यों नहीं आ रही है, केवल नेम एड्रेस सैलरी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नेम एड्रेस और सैलरी लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस, तो भाई वो भी आ जाएगी। अब इसको रन कराऊंगा तो देखो आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, सैलरी इंटू 2 भी आ गया। अगर मैं कर दूं सैलरी आधी कर दो भाई, अच्छा अभी केवल अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस सैलरी, तो केवल आपको नॉर्मल टेबल दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस सैलरी डिवाइडेड बाई 2, सैलरी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 स्लैश करके 2, अब इसको रन कर दूं तो सैलरी वो डिवाइड करके देंगे 2 से। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। इतना क्लियर है, बस कुछ भी नहीं है। देखो वही है, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। डिक्रीज कर, अच्छा इंक्रीज करना है तो सैलरी प्लस 1,000 लिख देंगे, डिक्रीज करना है तो सैलरी -1,000 लिख देंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, थ्राइस करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, हाफ करना है तो मान लो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ समझाने लायक मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा भी। मैंने सब कुछ समझा भी दिया है, करके भी दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डाटा, डाटा की ग्रुपिंग मैंने आपको ये भी समझा दिया है। वेयर कमांड के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। मान लो 3-4 लोगों का एड्रेस मथुरा होता है, उसमें तब तो एक का ही था। मान लो जो हमारी डिटेल्स वाली टेबल थी उसमें 3-4 लोगों का एड्रेस सेम होता, मथुरा होता, तो मैं डालता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मथुरा। तो मथुरा जिन जिन का होता सभी की डिटेल्स आ जाती, तो एक ग्रुप बन गया ना हमारा मथुरा वाले लोगों का। तो इस तरह से हम डाटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद द सेलेक्ट सिक्वल कमांड। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो एक टेबल है एस डिटेल्स, उसमें से जिन बच्चों का कलर ब्लू है फेवरेट, उनकी डिटेल्स हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स वेयर कलर इज इक्वल टू ब्लू। आप मेरा वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मथुरा, वो भी आप लिखोगे तो चलेगा एग्जांपल में। टू व्यू रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर बाय रोल नंबर हम लिख देते हैं। ASC का मतलब होता है असेंडिंग। अगर आप ASC यहाँ पे नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। अगर आप ASC यहाँ पे नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। फिर अब यहाँ पे जो है हमारा अगला टॉपिक आता है सिक्वल कमांड्स। अब तक हम समझ रहे थे क्वेरी को, अब हम कमांड लिखना सीखेंगे। कमांड में क्या होता है ना, हम डाटा को अपडेट करना सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे में टेबल क्रिएट करने वाली कमांड नहीं है, हमारे सिलेबस में है
टेबल के अंदर जो डाटा है उसको मॉडिफिकेशन करने की कमांड, उस डाटा को अपडेट करने की कमांड, ठीक है। तो सिक्वल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टूल्स मेनू में एसक्यूएल पे क्लिक करना होता है। कैसे करते हैं, देखो हमारे यहाँ पे टूल्स मेनू है, इसमें एसक्यूएल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए एक और चीज बता दूं आपको कि ये जो आपकी डिटेल्स है इस वाले टेबल में आपको डाटा दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, जो आईडी 3 है यानी कि प्रतीक नाम जिसका है उसका एड्रेस अलीगढ़ है, इसको मुझे चेंज करके दिल्ली करना है। समझ के बात को, इस एड्रेस को चेंज करके दिल्ली करना है, यानी कि डाटा का मॉडिफिकेशन करना है। वो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है, करके देखते हैं इसको। पहले आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ फिर करेंगे, है ना। तो क्या करना है, उसमें सिक्वल कमांड हम टाइप करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, वो हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट स्टेटमेंट का, यूज करते हैं। इसका हम यूज करते हैं फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस। हमने पहले किसका यूज किया था, सेलेक्ट स्टेटमेंट का, उसका यूज किया था क्वेरी करना, यानी कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, 0 या फिर मोर रोज को एक्सट्रैक्ट करना, रिट्रीव करना फ्रॉम द टेबल, ठीक है। अपडेट का हम यूज करते हैं फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस, डाटाबेस में रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है, अपडेट फिर टेबल का नाम, फिर सेट, फिर कॉलम का नाम जिसको आपको चेंज करना है, फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉलम का नाम, फिर वेयर लगा के कंडीशन। ये इसका एग्जांपल दे रखा है, अपडेट एज डिटेल्स जो कि टेबल का नाम है, सेट लोकेशन इज इक्वल टू भुवनेश्वर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 14। इसी को हम करके देखते हैं अपनी टेबल में। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिटेल्स वाली टेबल में प्रतीक का जो एड्रेस है वो अलीगढ़ से मथुरा करूंगा। तो मैं करूंगा अपडेट डिटेल्स जो कि टेबल का नाम हो गया, अपडेट डिटेल्स सेट एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। बस कुछ नहीं है। देखो टूल्स पे गया, एसक्यूएल पे गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट, ठीक। और टेबल का नाम क्या है हमारी का, डिटेल्स। सेट क्या, एड्रेस इज इक्वल टू, एड्रेस इज इक्वल टू क्या, दिल्ली मुझे सेट करना है। वेयर क्या होगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। क्लियर है। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। डिटेल्स वाली टेबल में फिर से आते हैं, आप देख सकते हो प्रतीक का जो एड्रेस है वो दिल्ली हो चुका है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है इनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक काम करो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है ना तो सब में कॉमा लगा देना, सब में कॉमा लगा देना इन्वर्टेड, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगी नहीं, ठीक है, सब में लगा देना। तो जहां जहां टर्म्स आ रही है, ऐसा नहीं है अपडेट पर भी लगा रहे हो, ऐसा नहीं लगाना है, सब पे नहीं लगाना है। मतलब जहां जहां आप टर्म्स का यूज कर रहे हो, एज डिटेल्स, लोकेशन, भुवनेश्वर, वेयर लगा के फिर रोल नंबर, फिर उसकी वैल्यू, ये सब चीजें इन पे आप लगा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। आइए समझते हैं फॉर्म क्या होता है। फॉर्म कुछ भी नहीं है, देखो अ फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस। डाटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है बस फॉर्म। मतलब आपने गूगल फॉर्म वगैरह फिल किया होगा, तो गूगल फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो जो डाटा हमने डाला है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेबल में जाके वो ऐड हो रहा होता है। तो हमने क्या किया है, फॉर्म फिल किया और वो जो हमारा डाटा है जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटाबेस में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये मात्र एक तरीका है डाटा को स्टोर करने का, ठीक। अच्छा, ये एक यूजर स्पेसिफाइड लेआउट होता है, यानी कि मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं तो मैं खुद से बताऊंगा कि मेरा फॉर्म दिखने में कैसा होगा। यूजर स्पेसिफाइड लेआउट है। इसमें यूजर क्या क्या कर सकता है, डाटा को देख सकता है, डाटा को नया डाटा एंटर कर सकता है, डाटा को मॉडिफाई यानी कि चेंज भी कर सकता है डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स में, यानी कि टेबल्स में, ठीक है। टेबल में डाटा को ऐड कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। अब कुछ भी नहीं है, डाटाबेस सेक्शन में आपको फॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है। दो तरीके होते हैं फॉर्म क्रिएट करने के लिए, डिजाइन व्यू और विजार्ड। मैं विजार्ड से क्रिएट कर रहा हूँ, स्टेप्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, स्टेप्स नहीं आएंगे एग्जाम में। किस टेबल के लिए आप फॉर्म बना रहे हो, डिटेल्स वाली टेबल ले लेते हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सब फॉर्म वगैरह नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्टेप सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो। मैंने बताया था कि जो फॉर्म होता है वो यूजर स्पेसिफाइड लेआउट होता है, यानी कि मैं खुद से बताता हूं कि मेरा फॉर्म दिखने में कैसा होगा। तो आप बैकग्राउंड में देखो, वहां पे पीछे की तरफ देखो, तो मैं
यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ ना यहाँ पे कि किस तरह से मेरा फॉर्म दिखेगा, तो मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आपको ये फॉर्म किसके लिए यूज करना है, यानी कि आपको डाटा का मॉडिफिकेशन अलाउ करना है कि नहीं करना है, डाटा का डिलीशन, डाटा डिलीट करना आप अलाउ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस फॉर्म के थ्रू। आप इस फॉर्म से केवल डाटा का एडिशन ही अलाउ कर रहे हो कि कुछ और यूज के लिए भी इस फॉर्म को ले रहे हो, ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो सेट। मैं सभी के लिए अलाउ कर रहा हूँ इस फॉर्म को। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, मैंने ये वाला चूज कर लिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसका नेम डाल दो। नेम क्या डाल देते हैं हम, डिटेल्स ही नेम रहने देते हैं। फिनिश पे हम क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डाटा है ना टेबल का, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। रोल नंबर सॉरी ID1 ID2 यहाँ पे ID3, हमें तीनों की तीनों डिटेल्स हमें दिखाई दे रही हैं आराम से। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, नया रिकॉर्ड ऐड भी कर सकता हूँ और रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे मुझे एक न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, ये जो न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन है इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे खाली फॉर्म फिल होने के लिए आता है। यहाँ पे मैंने ID डाली 4, मैंने ID डाली मैंने 4 यहाँ पे, और नेम डाल दिया फॉर एग्जाम्पल यश। इसका मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने ये, ठीक है, और एड्रेस डाल दिया मैंने इसका कुछ भी डाल दो, आगरा डाल दो, और डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी इसकी 02/03/04। ठीक है, और मैं अब क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ये रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है ना। ठीक है, तो सेव रिकॉर्ड में मैं क्लिक करूंगा, ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा आराम से। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ अपने टेबल में जाके, टेबल्स में गया और डिटेल्स पे गया। आप देख सकते हो ID4 यश रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो चुका है यहाँ पर। क्लियर है बात। तो आप यहाँ से फॉर्म की मदद से रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। अच्छा, रिकॉर्ड मॉडिफाई करके भी दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ये। अच्छा, रिकॉर्ड आगे पीछे करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको तीर दिख रहा है ना, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसकी मदद से आप आगे पीछे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रतीक वाला रिकॉर्ड मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसका एड्रेस चेंज कर देता हूँ मैं, दिल्ली की जगह मैं इसको कर देता हूँ फिर से अलीगढ़, और मैं यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। और अब फिर से अपने टेबल में जाते हैं और चेक करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई देखो यहाँ पे, एक मिनट, अपडेट नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। डिटेल्स पे आए हम अपनी पे, और देखो यहाँ पे अलीगढ़ जो है हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है फॉर्म में, हम डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये प्रतीक वाला रिकॉर्ड ही डिलीट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको क्रॉस का बटन दिख रहा है ना, एक डिलीट रिकॉर्ड का, इस पे सिंपली क्लिक कर दो और यस पे क्लिक कर दो, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करने की जरूरत है नहीं, होगी अपने आप ही सेव हुआ है तो। ठीक है, डिटेल्स पे क्लिक करोगे आपको रिकॉर्ड गायब मिलेगा जो आपने डिलीट कर दिया है। ये भी क्लियर है। बस हो गया, रिकॉर्ड खत्म, अब फॉर्म खत्म, अब रिपोर्ट पे आते हैं अपनी पे। ये आपका क्लियर है। यहाँ पे हमें अगर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो ये वाला न्यू रिकॉर्ड का सिंबल दिखाई देता है हमें, इस पे हम क्लिक करके, इस सिंबल का नाम क्या है, न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो इससे हम जो है नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमें डाटा की समरी चाहिए होती है तो हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डाटा इन अ समराइज्ड मैनर। एक समराइज्ड मैनर में डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। एक क्लियर फॉर्मेट में हमारे पूरे पूरे काम को डिस्प्ले कर देता है। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स इन डाटाबेस। आप डाटाबेस में रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। रिपोर्ट को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, सॉरी एक ही तरीका होता है, विजार्ड, मुझे माफ कर दीजिए। रिपोर्ट क्रिएट करने का एक तरीका होता है, मुझे फॉर्म याद आ गया था। फॉर्म क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, रिपोर्ट क्रिएट करने का केवल एक ही तरीका होता है, विजार्ड। फॉर्म क्रिएट करने के दो तरीके, डिजाइन व्यू और विजार्ड। रिपोर्ट क्रिएट करने का एक ही तरीका, विजार्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए एक बार। अच्छा, पहले रिपोर्ट तो बना के देख लो एक बार, क्लियर हो जाए। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है रिपोर्ट बनाने में तो वो आगे बढ़ाओ वीडियो को 15 सेकंड, है ना। यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट में मैंने क्लिक किया, डाटाबेस सेक्शन में रिपोर्ट पे क्लिक किया, वहां पे यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस टेबल के लिए रिपोर्ट बनानी है, तो डिटेल्स के लिए बनानी है, सारे के सारे फील्ड चाहिए मुझे। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये सब ठीक है, पड़े रहने दो इनको। ग्रुपिंग कर सकते हो आप इनकी, कि मुझे नेम और ID और नेम और मोबाइल नंबर एक ग्रुप में चाहिए, और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ अलग ग्रुप में चाहिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये सब सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग कर दो, आगे बढ़ो। लेआउट वगैरह भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, किस तरह से बॉर्डर वगैरह चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट क्रिएट करेंगे लास्ट में फाइनली, है ना। टाइटल पूछ रहा है, टाइटल डाल दिया। स्टैटिक और डायनेमिक नहीं पढ़ना है हमें, फिनिश पे हम क्लिक करेंगे। रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है, रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, और सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आपको,
समझ में आ गया है? डेट भी लिखी आ चुकी है यहाँ पे, जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन की डेट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नहीं तो एक काम करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया ये वाला, आप उसको डाउनलोड कर लेना और आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। और सुनाओ, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं 61, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बताई हुई चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आप एक बार इन नोट्स को रिवाइज कर लेना, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो दोबारा देख लेना। वैसे कोई भी नहीं देखेगा वीडियो को तो दोबारा, सीधी सी बात है, कौन देखने वाला है इतनी लंबी वीडियो को दोबारा से। हाँ, तो आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ लेना, बस नोट्स को क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार आप खुद से करके देखोगे तो पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार जितने में 61 क्वेश्चंस दिए हैं ना, 61 क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से कर लेना। खुद से नहीं होते तो देख देख के कर लेना पीछे से नोट्स में से, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।